फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 281 बोनस 281 ड्रैगन स्लेयर गिल्ड आए। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम बोनस 281 ड्रैगन स्लेयर गिल्ड आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। फिर उसने वॉटसन को पकड़ लिया और कमरे से बाहर भाग गया, इससे पहले कि वह विशालकाय जीव पूरे कमरे को कुचल दे। लेकिन जब आदित्य कमरे से बाहर गया तब उसे इस जीव का असली आकार दिखाई दिया। एक पल के लिए आदित्य भी अपनी आंखों के सामने इस विशालकाय राक्षस को देखकर डर गया। योजक चिन्ह दृश्य परिवर्तन अंडरस्कोर। जब आदित्य और एडम बर्फीले टूटे हुए खंडहर का पता लगाने गए तो लड़कियां कुछ खरीदारी करने के लिए बाहर चली गईं। ड्रैगन पैलेस में केवल वॉटसन, स्कॉट और कुछ अन्य जनरल बचे थे। शुरुआती 5वें क्रम के ड्रैगन योद्धाओं में से एक ड्रैगन पैलेस में रह गया था। आदित्य ने उसे ड्रैगन पैलेस का स्थायी रक्षक बना दिया। जब आदित्य और लड़कियां दूर थे, ड्रैगन का एक दुश्मन ड्रैगन पैलेस की ओर बढ़ रहा था। ड्रैगन पैलेस से लगभग 10 किलोमीटर दूर 9 व्यक्तियों का एक समूह ड्रैगन पैलेस की दिशा में चल रहा था। 9 साधकों के समूह को ड्रैगन स्लेयर गिल्ड द्वारा भेजा गया था। बहुत समय पहले ड्रैगन स्लेयर गिल्ड उन चीजों में से एक था जिससे ड्रैगन सबसे ज्यादा डरते थे। उस समय गिल्ड इतना मजबूत था कि 6 महाद्वीपों पर हर ड्रैगन हमेशा ड्रैगन स्लेयर के डर से छिप जाता था। ड्रैगन स्लेयर गिल्ड कई ड्रैगन जातियों के विलुप्त होने के लिए जिम्मेदार था। कई ड्रैगन कबीले विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गए थे। गिल्ड ने अपने संस्थापक पिता के गायब होने के साथ अपनी शक्ति खोना शुरू कर दिया, जो ड्रैगन स्लेयर के कबीले से संबंधित थे। कई लोग सोचते हैं कि ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के संस्थापक पिता अपने ग्रह पर चलने वाले सबसे शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर हैं। नेता, क्या हम इस बारे में निश्चित हैं? ड्रैगन पैलेस पर हमला करना इस्टारिन साम्राज्य और उसके सहयोगियों को अपमानित करने के समान होगा। ड्रैगन सम्राट कितना शक्तिशाली है, इसका उल्लेख नहीं करना चाहिए। ड्रैगन सम्राट इसलिए शक्तिशाली है क्योंकि वह एक ड्रैगन है, लेकिन ड्रैगन कातिलों के सामने इतिहास के सबसे शक्तिशाली ड्रैगन भी गिर गए हैं। हमारे हथियार ड्रैगन के खिलाफ ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए डिजाइन किए गए हैं। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ड्रैगन सम्राट के पास दिव्य ड्रैगन वंश है या पौराणिक ड्रैगन वंश। ड्रैगन कातिलों के सामने ड्रैगन सिर्फ बड़े हो चुके छिपकलियां हैं। नेता ने अहंकारी लहजे में जवाब दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस्टारिन साम्राज्य का दावा है कि ड्रैगन पैलेस सभी ड्रैगन्स की पवित्र भूमि है। ड्रैगन पैलेस की स्थापना के बाद से हजारों ड्रैगन्स इस्टारिन साम्राज्य में चले गए हैं। ड्रैगन पैलेस को नष्ट करके हम अपने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड को पुनर्जीवित करने में सक्षम होंगे। ड्रैगन्स एक बार फिर हमसे डरने लगेंगे। हम एक बार फिर शीर्ष पर पहुंच जाएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से सम्राट का वध करूंगा। भले ही हम सम्राट को मारने में कामयाब हो जाएं, हम पूरे इस्टारिन साम्राज्य की सेना का सामना नहीं कर सकते। सुनहरे बालों और मांसल शरीर वाली अमेजोनियन महिला ने अपने कंधे पर भला रखते हुए बात की। उसका नाम रेबेका था। रेबेका एक अमेजोनियन है जो मजबूत विरोधियों से लड़ना चाहती है। चूंकि ड्रैगन बहुत मजबूत होते हैं, इसलिए उसने ड्रैगन स्लेयर बनने और गिल्ड में शामिल होने का फैसला किया ताकि वह गिल्ड के संसाधनों का उपयोग ड्रैगन को मारने के लिए कर सके। अमेजन के लोग ताकत को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। अगर कोई मजबूत नर साथी उन्हें हरा देता है तो वे उस नर से शादी कर लेती हैं और उसके बच्चे को जन्म देती हैं। हालांकि रेबेका थोड़ी अलग थी। जहां ज्यादातर अमेजनवासी अपने पति के रूप में एक मजबूत ड्रैगन को पसंद करते थे, वहीं रेबेका को अपने मनोरंजन के लिए ड्रैगन को मारना अच्छा लगता था। हालांकि रेबेका को सम्राट को मारने से किसी का डर नहीं था, लेकिन उन्हें पूरे इस्टारिन साम्राज्य के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। जब तक इस्टारिन सम्राट मर जाता है, इस्टारिन साम्राज्य गिर जाता है। हमारा मुवक्किल बाकी सब संभाल लेगा। उन्होंने हमें अपना वादा दिया है। अपने नेता, जिसका नाम वॉकर था, की बातें सुनकर किसी ने उससे कोई और सवाल नहीं पूछा। यहाँ हर किसी के पास ड्रैगन स्लेयर बनने के अलग अलग कारण थे। कुछ लोग ड्रैगन स्लेयर इसलिए बने क्योंकि यह बहुत लाभदायक काम था। ड्रैगन के शरीर के अंगों को बहुत ऊंची कीमत पर बेचा जा सकता है। 9 लोगों के समूह में से एक नीली सींग वाली जनजाति का जीवित सदस्य था। नीली सींग वाली जनजाति जानवरों की जाति का हिस्सा थी जो जानवरों के महाद्वीप में पाई जा सकती है। हैन ने अपने पूरे परिवार को ड्रैगन के हाथों खो दिया था। एक दिन उसके पूरे गांव को 2 बड़े ड्रैगन ने जला दिया। हैन अकेला जीवित बचा था। उसकी मां ने अपनी जान देकर उसकी रक्षा की। उस दिन से हैन ने ड्रैगन स्लेयर बनने और इस दुनिया के हर ड्रैगन को मारने का मन बना लिया था। हैन के बगल में चल रहे पीक 4 ऑर्डर वैम्पायर की भी ऐसी ही कहानी थी। थियो का एक प्यारा परिवार था। उसकी एक प्यारी पत्नी और एक बेटी थी। लेकिन जब वे यात्रा कर रहे थे तब एक वाइवन ने उन पर हमला कर दिया, जिससे उसने सब कुछ खो दिया। थियो ने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया। वह बुरी तरह घायल हो गया। चोट को पूरी तरह से ठीक होने में उसे 3 साल लग गए। तब से थियो ने अपना शेष जीवन ड्रैगन स्लेयर बनने के लिए समर्पित कर दिया। रेबेका के बगल में व्हाइट टाइगर जनजाति की 22 वर्षीय युवा महिला थी। कीथ व्हाइट टाइगर जनजाति का सदस्य है।
व्हाइट टाइगर जनजाति जानवरों की जाति का हिस्सा थी। व्हाइट टाइगर जनजातियों के लिए ड्रैगन उनके सबसे बड़े दुश्मन और उनके शाश्वत प्रतिद्वंद्वी थे। व्हाइट टाइगर जनजाति का हर योद्धा अपने पूरे जीवन में कम से कम एक ड्रैगन या वाइवन को मारने का लक्ष्य रखता है। अगर उनके कबीले का कोई योद्धा ड्रैगन या वाइवन को मारने में कामयाब हो जाता है तो उस व्यक्ति का बहुत सम्मान किया जाता है। कई मामलों में जो योद्धा सबसे ज्यादा ड्रैगन या वाइवन को मारने में कामयाब होता है उसे व्हाइट टाइगर जनजाति में कुलपति का पद दिया जाता है। दस्ते के छठे और सातवें सदस्य जुड़वां थे। वे दोनों इंसान थे। जुड़वां बच्चों को ड्रैगन स्लेयर गिल्ड ने छोटी उम्र से ही अपने सबसे मजबूत ड्रैगन स्लेयर बनने के लिए पाला है। बड़े भाई का नाम आथा था जबकि सबसे बड़े का नाम एंथनी था। अंतिम दो सदस्य पति और पत्नी थे। पति का नाम रोजर था जबकि पत्नी का नाम लिली था। रोजर और लिली ड्रैगन को मारकर पैसे कमाने के लिए ड्रैगन स्लेयर बन गए। इतने लालची दिखने के बावजूद उनकी अधिकांश कमाई एक अनाथालय में जाती है जिसे रोजर और लिली मिलकर चलाते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। ड्रैगन पैलेस के रास्ते में नौ ड्रैगन स्लेयर कई ड्रैगनियन और ड्रैगन से मिले। आजकल ड्रैगन और वाइवन का ड्रैगन पैलेस में घूमना बहुत आम बात हो गई थी। बेशक ड्रैगन या वाइवन में से कोई भी कभी भी किसी पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था जब तक कि उन्हें पहले से उकसाया न जाए। अभी किसी भी ड्रैगन पर हमला मत करो। हमारा लक्ष्य ड्रैगन पैलेस है। मैं देखना चाहता हूं कि ड्रैगन पैलेस कितना मजबूत है। सभी ने वॉकर के आदेशों का पालन किया। अगर किसी ने उसके आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत की होती तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक पल में मार देता। वॉकर पहली टीम का सबसे ठंडा व्यक्ति था। वह ऐसा व्यक्ति है जो एक नवजात ड्रैगन बच्चे को भी मारने में संकोच नहीं करेगा। वॉकर ने अपने कई शताब्दियों के लंबे जीवन में जितने ड्रैगन मारे थे वह बहुत ज्यादा है। वॉकर ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सबसे पुराने सदस्यों में से एक था। वह बेहद शक्तिशाली और बहुत चालाक भी था। ड्रैगन को मारने के लिए वॉकर अपने साथियों, अपने ड्रैगन स्लेयर गिल्ड के सदस्यों की बलि देने से भी नहीं हिचकिचाता था। वह ऐसा आदमी था जो ड्रैगन को मारने के लिए कुछ भी कर सकता था। वॉकर ड्रैगन गिल्ड के संस्थापक पिता का वंशज है। गिल्ड के बुजुर्गों के अलावा वॉकर के बारे में कोई नहीं जानता। कोई भी ठीक से नहीं जानता कि इस आदमी की उम्र कितनी है। वह दिखने में 35 या 30 साल का लगता है लेकिन उसकी असली उम्र सदियों से ज्यादा है। जब वॉकर और अन्य ड्रैगन कातिल ड्रैगन महल से 1 किलोमीटर दूर होते थे तो उन्हें चलना बंद करना पड़ता था क्योंकि आम जनता या किसी को भी ड्रैगन महल के पास आने की अनुमति नहीं थी। अगर कोई भी व्यक्ति सीमा पार करता था तो ड्रैगन महल के चारों ओर खेती करने वाले शक्तिशाली ड्रैगनियन घुसपैठिए पर हमला करना शुरू कर देते थे और उस व्यक्ति की पहचान की परवाह किए बिना उसे मार देते थे। अब समय आ गया है। ये दुनिया एक बार फिर ड्रैगन स्लेयर गिल्ड से डरने लगेगी। ये कहते हुए वॉकर हवा में उड़ गया। उसने ड्रैगनियन को शीर्ष 5वें क्रम के साधकों के रूप में नजरअंदाज कर दिया। ये दयनीय कमजोर ड्रैगनियन उसका कुछ नहीं कर सकते थे। ड्रैगन सम्राट, बाहर आओ, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूं। ड्रैगन पैलेस के ठीक ऊपर खड़े होकर वॉकर ने ऊंची आवाज में कहा। वह इतनी ऊंची आवाज में बोला कि उसकी आवाज पूरे एजोर शहर में भी सुनी गई। उस समय खरीदारी कर रही लड़कियों ने भी यह सुना। सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वाली रिया थी। यंडेरे देवी ने चुना हुआ कपड़ा गिरा दिया। उसकी आंखें अंतहीन हत्या के इरादे से चमक उठीं। इससे पहले कि एलिसिया या जूलिया उसे रोक पाती, देवी गायब हो गईं। उसी समय सिंहासन कक्ष की सफाई कर रहा वॉटसन रुक गया क्योंकि उसने कुछ बहुत ही अपमानजनक सुना। उसके चेहरे पर शांतिपूर्ण और सौम्य मुस्कान गायब हो गई। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, भले ही वह एक देवी हो, वॉटसन कभी भी अपने स्वामी का इस तरह से अपमान नहीं सहेगा। अगले ही पल ड्रैगन सम्राट का बटलर भी गायब हो गया। उसी समय हजारों ड्रैगनियन जो ड्रैगन पैलेस के अंदर या आसपास खेती कर रहे थे सभी ने वॉकर की बात सुनी। जब उनके राजा, उनके स्वामी, उनके सम्राट का अपमान किया गया तो कोई भी खुश नहीं था। वॉकर को पता ही नहीं था कि उसने क्या पुकारा था। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 282 पूर्ण ड्रैगन परिवर्तन आए। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 282 पूर्ण ड्रैगन परिवर्तन आए। एड्स बाय पब फ्यूचर। आखिर ये बला है क्या? प्रश्न ये होना चाहिए कि आखिर इस तरह का कुरूप प्राणी अस्तित्व में कैसे आया। आदित्य ने एडम को पकड़ लिया और इस विशालकाय राक्षस से जितना हो सका भाग गया। सौभाग्य से आदित्य ने समय रहते एडम को कमरे से बाहर निकाल लिया। बाकी लोग डर के मारे जम गए। जैसे ही आदित्य और एडम भागे, राक्षस ने अपने मुंह से किरणें छोड़ीं। बूम! इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कमरे में मौजूद सभी लोग मारे गए। अब केवल आदित्य और एडम ही जीवित बचे थे। ये चीज बहुत शक्तिशाली है, एडम ने कहा जब उसने राक्षस को पूरे कमरे को नष्ट करते देखा।
राक्षस के पास होने मात्र से ही वह इस राक्षस के अंदर की जबरदस्त शक्ति को महसूस कर सकता है। भले ही इस राक्षस ने अपनी आभा नहीं छोड़ी, लेकिन इसके पास होने मात्र से ही चौथे क्रम के साधक को भी घुटन महसूस होगी। अगर आदित्य एडम को अपने साथ नहीं ले जाता तो एडम भी सभी के साथ मर जाता। जहां तक मैं समझ सकता हूं, ये राक्षस कम से कम एक शुरुआती छठे क्रम का जादुई जानवर है। वह समझ सकता है कि यह राक्षस सर्प ऋषि को कड़ी टक्कर दे सकता है। आखिर हम इस चीज को कैसे हरा पाएंगे? इको डोमिनियन का जंगली शेर ऐसा लग रहा था जैसे उसने हार मान ली हो। मैं खुद को ड्रैगन पैलेस में वापस टेलीपोर्ट करूंगा। आदित्य ने सोचा कि उसे और एडम को ड्रैगन पैलेस में वापस टेलीपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन उसके आश्चर्य के लिए कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि वह अभी भी अपने ड्रैगन पैलेस के साथ थोड़ा सा जुड़ाव महसूस कर सकता है। जब भी वह टेलीपोर्ट करने वाला होता है तो इस दुनिया में कुछ ऐसा लगता है जो उसे टेलीपोर्ट करने से रोकता है। क्या हुआ? तुम टेलीपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? एडम घबरा गया क्योंकि उसने देखा कि राक्षस अपना ध्यान उनकी ओर मोड़ रहा है। मैं नहीं कर सकता, ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझे टेलीपोर्ट करने से रोक रहा है। आदित्य निराश महसूस कर रहा था। अगर उसे पता होता कि वह और एडम इस बर्फीले टूटे हुए खंडहर में प्रवेश करने से उन्हें इस स्तर के खतरे में डाल देंगे तो वह एडम को अपने साथ कभी नहीं लाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। आदित्य बर्फ से ढके एक छोटे से पहाड़ के सामने रुक गया। पिताजी, आप यहीं रुकिए, मैं इस राक्षस से लड़ूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, कृपया इस राक्षस से दूर रहें और मुझे लड़ने दें। आदित्य ने एडम को पहाड़ पर गिरा दिया और फिर गायब हो गया। रुको मूर्ख, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, तुम एक शुरुआती 6 क्रम के साधक को नहीं हरा सकते। हालांकि एडम के शब्द आदित्य ने नहीं सुने। एडम को लग रहा था कि भले ही आदित्य को पता हो कि वह उससे क्या कहना चाहता है, फिर भी वह इस राक्षस से लड़ने जाएगा। एडम ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और राक्षस को घूरने लगा। तुम जीत जाओ बेटा, मैं अपनी बेटी को इतनी जल्दी विधवा होते नहीं देखना चाहता। मैंने अभी तक कोई पोता या पोती नहीं देखी है। तुम्हारे मरने के लिए अभी बहुत जल्दी है। इस बीच इस दुनिया में कहीं एक व्यक्ति ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। राक्षस का आकार वाकई बहुत बड़ा था। राक्षस करीब 500 मीटर लंबा था। राक्षस 500 मीटर लंबे इंसान जैसा दिखता था। राक्षस की त्वचा गोरी और पुतलियां लाल थीं। हालांकि इंसानों जैसे बाल होने के बजाय राक्षस के शरीर पर अनगिनत सांप थे। इस राक्षस को देखकर आदित्य को मेडुसा नाम की एक महिला की याद आई, जिसके बाल भी सांपों में बदल गए थे। लेकिन मेडुसा के विपरीत इस राक्षस के सिर पर मौजूद सांप बेहद शक्तिशाली थे। बस उसके सिर पर उगने वाले हर सांप का आकार 100 मीटर से ज्यादा और चौड़ाई 20 मीटर थी। हर सांप का रंग सफ़ेद था और उसकी आंखें लाल थीं। आदित्य को यह एहसास हो गया कि इस राक्षस के शरीर में ड्रैगन वंश का अंश है। राक्षस आदित्य में बहुत दिलचस्पी भी दिखा रहा था। भले ही आदित्य ने अपने दिव्य ड्रैगन वंश को दबा दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि राक्षस अभी भी अपने वंश को महसूस कर सकता है और अब अपने वंश के पीछे पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम ही सब कुछ के पीछे हो। आदित्य के बर्फीले टूटे हुए खंडहर में प्रवेश करने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। साहसी और दुष्ट साधक खंडहर का पता लगाने और जब भी वे बाहर निकलते थे, खंडहर से बाहर निकलने में सक्षम थे। लेकिन जब उसने अंदर कदम रखा तो सब कुछ बदल गया। इसका मतलब ये भी होगा कि उन साहसी और दुष्ट साधकों की मौत मेरे कंधों पर है। वे मेरी वजह से मारे गए। ये सोचकर ड्रैगन सम्राट को थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसने तुरंत इसके बारे में सोचना बंद कर दिया क्योंकि अब ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने का समय नहीं था। राक्षस से 1000 मीटर दूर खड़े आदित्य पूरी तरह से निडर थे। उन्हें इस राक्षस से डर नहीं लगता था। दिव्य ड्रैगन होने का उनका अभिमान उन्हें किसी भी प्राणी से डरने की अनुमति नहीं देता था। आदित्य के लिए ये प्राणी एक गंदा राक्षस था जो किसी तरह शुरुआती छठे क्रम तक पहुंचने में कामयाब रहा। आदित्य के दिव्य ड्रैगन वंश का सेवन करने से इस राक्षस को अपने वंश को विकसित करने और शिखर छठे क्रम तक पहुंचने में मदद मिल सकती है। चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक नाचते रह सकते हो। अपने डुप्लीकेट संस्करण के खिलाफ पिछली लड़ाई से आदित्य ने एक ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल किया था जिसे ठीक होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। अगर वह इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल कर सकता तो वह इस राक्षस के खिलाफ आश्वस्त होता। लेकिन अब आदित्य के इस राक्षस को हराने की संभावना उतनी अधिक नहीं थी। मुझे अभी भी कोशिश करनी है। अगर मैं यहाँ गिर गया तो पिताजी भी मर जाएंगे। इससे जैक और माँ सोफिया बहुत दुखी होंगे। मैंने पिताजी को यहाँ खरीदा है और उन्हें यहाँ से बाहर निकालना मेरी जिम्मेदारी है। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्रिम्सन ब्लेज। अपने हाथों की एक लहर के साथ आदित्य ने राक्षस पर 500 मीटर ऊंची और 500 मीटर चौड़ी लाल रंग की ज्वाला की एक विशाल लहर छोड़ी। जैसे ही राक्षस ने अपने हमले से निपटा, आदित्य ने अपने दूसरे तुरुप के पत्ते को सक्रिय करने का यह मौका लिया जिसका वह शायद ही कभी इस्तेमाल करता है। ड्रैगन रूपांतरण। इससे पहले आदित्य ने अपने शरीर को 50% ड्रैगन में बदल लिया था, लेकिन अब वह अपने पूर्ण ड्रैगन रूप में प्रवेश कर रहा था। आदित्य के शरीर का आकार तेजी से बदलने लगा। इसी समय सिस्टम ने उसे कई बार भेजा। डिंग। जैसे ही आप अपने ड्रैगन रूप में परिवर्तित हो गए हैं, मैना को छोड़कर आपके सभी आंकड़े दोगुने हो गए हैं। डिंग। आपकी मैना रिकवरी गति 60% बढ़ गई है। डिंग। आपके आधार आंकड़ों में 500 जोड़ अतिरिक्त चपलता जोड़ दी गई है।
इस बीच राक्षस ने अपना मुंह खोला और बर्फ की ऊर्जा की एक किरण छोड़ी। हमला इतना शक्तिशाली था कि इसने तुरंत क्रिम्सन की लौ को नष्ट कर दिया और फिर किरण 10,000 मीटर से अधिक दूर चली गई और बहुत तेज आवाज के साथ फट गई। इस दुनिया में ये राक्षस उस कानून की अनदेखी कर सकता है जिसका पालन हर उच्च क्रम साधक को करना होता है। इसलिए 6 क्रम साधक को दंडित नहीं किया जाएगा, भले ही वह निम्न क्रम साधक पर हमला करे। आदित्य ने पहले से ही यह निष्कर्ष निकाला था कि जब राक्षस ने सभी साहसी और दुष्ट साधकों को मार डाला था तब भी कुछ नहीं हुआ था। दहाड़ अपने ड्रैगन रूप में प्रवेश करने के बाद सहज प्रवृत्ति से ड्रैगन सम्राट ने एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई जिससे भूमि हिल गई और बर्फ उससे दूर हो गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। आदित्य अपने ड्रैगन रूप में था। ये पहली बार था जब उसने अपने दिव्य ड्रैगन रूप में प्रवेश किया था। दूर से एडम आदित्य के ड्रैगन रूप को घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। आदित्य का ड्रैगन रूप 50 मीटर आकार का था। उसके पास 2 बड़े मजबूत सुंदर क्रिम्सन ड्रैगन पंख थे। उसकी भुजाएं ड्रैगन के पंजों में बदल गईं। उसके पंजे सफ़ेद रंग के थे। उसका पूरा शरीर मोटे लाल रंग के शल्कों से ढका हुआ था। उसकी आंखें गहरी थीं और उसकी पुतलियां खड़ी दरारों के साथ लाल रंग की थीं। उसके सिर के ऊपर 2 बड़े सीधे सींग थे। उसके दांत सफ़ेद और बहुत बड़े थे। जब वह सांस लेता था तो उसकी नाक के पास लाल रंग की छोटी छोटी लपटें उठती थीं। उसकी जीभ लाल रंग की थी। उसकी पूंछ का सिरा लाल रंग की लपटों में जल रहा था। अब चूंकि आदित्य अपने दिव्य वंश को दबा नहीं रहा था, राक्षस को अपने वंश का आभास हो गया और उसने जोरदार गर्जना की। गर्जन, चुप रहो, तुम गंदे बड़े हो चुके सुअर हो। तुम गंदगी की तरह बदबू मार रहे हो। ऊंची आवाज में आदित्य ने राक्षस का अपमान करने से खुद को नहीं रोका। जैसे ही आदित्य ने अपने ड्रैगन रूप में प्रवेश किया, वह एक सच्चा ड्रैगन बन गया था। उसे ड्रैगन का गर्व था। उसका बोलने का तरीका, उसकी आवाज, सब कुछ बदल गया था। राक्षस आदित्य की बातें समझ गया। राक्षस ने गुस्से में फिर से दहाड़ लगाई, लेकिन जब उसने अपना मुंह खोला तो आदित्य को एक बार फिर उसकी सांसों की गंध आ रही थी, जो सड़े हुए कुत्ते की गंदगी जैसी थी। ईमानदारी से कहूं तो तुम्हारी गंध बहुत खराब है। मुझे लगता है कि मैं उल्टी करने वाला हूं। आदित्य ने अपनी घृणा या आंखों में घृणा की झलक छिपाने की जहमत नहीं उठाई। आदित्य राक्षस को ऐसे देख रहा था जैसे वह मल खाने वाले सुअर को देख रहा हो। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अतिरिक्त जानकारी अनुभाग। ड्रैगन परिवर्तन एक विशेष प्रकार का कौशल जो केवल ड्रैगन सम्राट के पास ही होता है। ये कौशल मेजबान को ड्रैगन में बदलने या मेजबान के शरीर के किसी भी हिस्से को ड्रैगन में बदलने की अनुमति देता है। 1. जब मेजबान के शरीर का 50% से ज्यादा हिस्सा ड्रैगन में तब्दील हो जाता है तो मेजबान के सभी आंकड़े मैना को छोड़कर 2 गुने हो जाते हैं। जब मेजबान पूरी तरह से ड्रैगन में तब्दील हो जाता है तो मेजबान के सभी आंकड़े मैना को छोड़कर तुरंत 2 गुने हो जाते हैं। 2. जब मेजबान के शरीर का 50% हिस्सा ड्रैगन में तब्दील हो जाता है तो मेजबान की मन पुनर्प्राप्ति गति 60% बढ़ जाएगी। 3. यदि मेजबान ड्रैगन में तब्दील हो जाता है या तूफान के दौरान मेजबान के शरीर का 50% से अधिक हिस्सा ड्रैगन में तब्दील हो जाता है तो मेजबान की चपलता में अस्थायी रूप से 500 जोड़ चपलता जुड़ जाएगी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। अध्याय 280 में एक गलती है। मैंने गलती से इन्फर्नो ओवरड्राइव जोड़ दिया, लेकिन आदित्य इन्फर्नो ओवरड्राइव का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि उसने पहले ही अपने डुप्लीकेट संस्करण के खिलाफ लड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 283 पूर्ण ड्रैगन परिवर्तन 2। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 283 पूर्ण ड्रैगन परिवर्तन 2। एड्स बाय पब फ्यूचर। ईमानदारी से कहूं तो तुम्हारी गंध बहुत खराब है। मुझे लगता है कि मैं उल्टी करने वाला हूँ। आदित्य ने अपनी घृणा या आंखों में घृणा की झलक छिपाने की जहमत नहीं उठाई। आदित्य राक्षस को ऐसे देख रहा था जैसे वह मल खाने वाले सुअर को देख रहा हो। राक्षस ने काफी कुछ सुन लिया था। हालांकि वह बोल नहीं सकता था, लेकिन वह आदित्य द्वारा कहे जा रहे शब्दों को स्पष्ट रूप से समझ रहा था। राक्षस ने आदित्य को मुक्का मारने से पहले दहाड़ लगाए। बहुत तेज गति से राक्षस का दाहिना हाथ बाहर निकल आया। आदित्य समय रहते मुक्का चकमा देने में कामयाब रहे। मैग्मा हेरफेर। जैसे ही आदित्य ऊपर उड़ा, 400 मीटर ऊंचे विशालकाय राक्षस के नीचे बर्फ की मोटी परत बहुत तेजी से पिघलने लगी। कुछ ही सेकंड में राक्षस के पैर डूबने लगे। बर्फ की मोटी परत के नीचे मैग्मा की 2000 मीटर बड़ी झील थी जो राक्षस को पूरी तरह से जलाने की कोशिश कर रही थी। मैग्मा झील और उसके आसपास की बर्फ तेजी से पिघलने लगी।
राक्षस ने पाया कि उसके पैरों पर लाल रंग का मैग्मा लगा हुआ है और उसके टखने तक पहुंच गया है, इसलिए मेरा मैग्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आदित्य ने देखा कि राक्षस मैग्मा झील में बिना किसी नुकसान या चोट के खड़ा है, यहाँ तक कि एक नौसिखिए 5वें क्रम के साधक को भी उसके मैग्मा के सामने मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। गर्जन, राक्षस ने एक और शक्तिशाली दहाड़ लगाई जिससे सदमे की लहरें पैदा हो गईं। दहाड़ के बाद राक्षस ने अपना मुंह खोला। आदित्य ने देखा कि राक्षस का मन उसके मुंह में संघनित हो रहा है। वह राक्षस के मुंह में एक गहरे बैंगनी रंग का गोला बनते हुए देख सकता है। उसी समय राक्षस के सिर पर उगे सांपों ने भी अपना मुंह खोला। उनके मुंह में भी एक ऐसा ही गहरा बैंगनी रंग का गोला बनना शुरू हो गया। ये बहुत बुरा है, आदित्य को यह महसूस हो रहा था। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि अगर वह पर्याप्त सावधान नहीं रहा तो यह हमला उसकी जान ले सकता है। आदित्य ने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और ऊपर की ओर उड़ गया। साथ ही उसने अपनी भंडारण अंगूठी से 7 समुद्रों का मुकुट भी निकाला और छोटे मुकुट को अपने सिर के ऊपर रख लिया। थोड़े से मन की मदद से आदित्य अपने बड़े सिर पर मुकुट धारण करने में सक्षम हो गया। जैसे ही आदित्य ने मुकुट पहना, उसे लगा कि उसकी शक्तियां पुनः बढ़ रही हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर फंक्शन 3। जब राजा इस मुकुट को पहनता है तो उस राजा की लड़ने की शक्ति 20% बढ़ जाती है। मालिक की खेती 5वें क्रम से नीचे होनी चाहिए, अन्यथा ये फंक्शन काम नहीं करेगा। उसी समय आदित्य ने एडम द्वारा दी गई 5 सितारा तलवार निकाली। 4 सितारा रनमास्टर बनने के बाद आदित्य अपने एडमांटाइट डूमब्लेड पर रूनिक जादू जोड़ने पर काम कर रहा है। हालांकि आदित्य ने अपने एडमांटाइट डूमब्लेड पर सभी रून उत्कीर्णन का काम पूरा नहीं किया था, फिर भी वह कुछ ऐसे कार्यों का उपयोग कर सकता है जो उसने पूरे कर लिए थे। इनमें से एक कार्य था विस्तार। 3 टन वजन वाली काली तलवार का आकार बढ़ने लगा। यह एक सरल लेकिन बहुत जटिल तकनीक थी। आदित्य एडमांटाइट डूमब्लेड के आकार को बढ़ा सकता है। एडमांटाइट डूमब्लेड 30 मीटर लंबा हो गया। अपने ड्रैगन हाथों से तलवार पकड़कर आदित्य ने राक्षस के हमले से खुद को बचाने के लिए खुद को तैयार किया। मुझे उम्मीद है कि यह काम करेगा, अन्यथा मैं मर जाऊंगा। राक्षस की गति को देखते हुए आदित्य जानता था कि वह इस तरह के हमले से बच नहीं सकता। हमला 1 सेकंड से भी कम समय में उसके सामने होगा। अगर वह जीवित रहना चाहता है तो उसके पास इस हमले से खुद को बचाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। साथ ही उसी समय राक्षस पर गहरे बैंगनी रंग का गोला पूरी तरह से बन गया था। अगले ही पल राक्षस ने आदित्य पर एक बहुत बड़ी गहरे बैंगनी रंग की किरण फेंकी। सभी सांपों ने भी ऐसा ही किया। सभी किरणें एक साथ मिलकर एक बड़ी गहरे बैंगनी रंग की किरण बन गईं जो आदित्य की ओर बढ़ रही थी। एडम को लगा कि प्रकाश की किरण प्रकाश की गति से यात्रा कर रही है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया या एक भी मांसपेशी नहीं हिला पाया। उसकी आंखों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया और उसका दिमाग इस जानकारी को जितनी जल्दी हो सके संसाधित करने के लिए बहुत तेजी से काम कर रहा था। अपने ऊपर गहरे बैंगनी रंग की किरण को फेंके जाने को देखकर आदित्य ने अपने कुल मैना का लगभग 1/3 हिस्सा एडमांटाइट डूमब्लेड पर इकट्ठा कर लिया। जैसे ही आदित्य ने अपनी मैना तलवार में डाली, गहरे लाल रंग की आभा ने एडमांटाइट डूमब्लेड को घेर लिया। जब गहरे बैंगनी रंग की किरण ने आदित्य को नष्ट करने की कोशिश की तो उसने अपने बचाव के लिए एडामांटाइट डूमब्लेड का इस्तेमाल किया। एडम ने आदित्य को एडमांटाइट डूमब्लेड को लंबवत घुमाते हुए देखा जो डार्क क्रिम्सन ऑरा से घिरा हुआ था। तलवार गहरे बैंगनी रंग की किरण से टकराए। आदित्य ने महसूस किया कि उसके हाथ हिंसक रूप से हिल रहे थे क्योंकि वह इस तरह के हमले के खिलाफ अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। यह महसूस करते हुए कि वह बचाव करने में सक्षम नहीं हो सकता है, आदित्य ने एडमांटाइट डूमब्लेड में 1000 जोड़ और मैना डाला। एडम ने आदित्य को गहरे बैंगनी रंग की किरण को आधे भाग में काटते हुए देखा। बूम! एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या उसने बीम को आधा काट दिया? एडम ने आश्चर्य से खुद से पूछा। इस बीच आदित्य का चेहरा अपने मान के भारी नुकसान से पीला पड़ गया था। इस लड़ाई की शुरुआत से ही आदित्य अपने पूरे 100% पर नहीं था। डुप्लीकेट आदित्य के खिलाफ उसकी लड़ाई ने उसका बहुत सारा मान ले लिया था। अब जबकि उसने अपने कुल मान का 1/3 हिस्सा और अतिरिक्त 1000 जोड़ मान इस्तेमाल कर लिया था, आदित्य थका हुआ महसूस कर रहा था। उसके पास जो मौजूदा मान था वह राक्षस के एक और बीम हमले से बचाव के लिए पर्याप्त था। गर्जन! राक्षस ने नाराजगी में दहाड़ लगाई जब उसने देखा कि आदित्य उसके सबसे शक्तिशाली आक्रमण से कैसे बच गया। इस बीच आदित्य जो जमीन से 5000 मीटर ऊपर था उस विशालकाय राक्षस को देखता रह गया। अपनी ऊंचाई से भी राक्षस बहुत विशाल लग रहा था। मुझे ये हमला किए हुए काफी समय हो गया है। अगले ही पल आदित्य ने अपना बचा हुआ सारा मैना एडमांटाइट डूमब्लेड में डाल दिया। इससे एडमांटाइट डूमब्लेड के चारों ओर एक गहरा लाल रंग का आभामंडल बन गया। लेकिन जल्द ही इस गहरे लाल रंग के आभामंडल की जगह लाल रंग की लौ और लाल रंग की बिजली की चिंगारी ने ले ली। एडमांटाइट डूमब्लेड के चारों ओर ज्वाला और एडमांटाइट डूमब्लेड के चारों ओर बिजली की चिंगारियां बढ़ने लगीं। जमीन से एडम अब यह नहीं देख पा रहा था कि आदित्य कहाँ है। इसके बजाय वह एक क्रिम्सन विशाल गोला और उसके चारों ओर क्रिम्सन बिजली टिमटिमाते हुए देख सकता था। आदित्य को कुछ हद तक समझ में आ गया कि आदित्य क्या करने की कोशिश कर रहा था।
मुझे इस जगह से दूर चले जाना चाहिए। यह विचार करते हुए एडम ने राक्षस से जितनी तेजी से भाग सकता था भागना शुरू कर दिया, लेकिन हर पल वह पीछे मुड़कर आसमान की ओर देखता रहा। क्रिम्सन ऑर्ब का आकार लगातार बढ़ता रहा और 1500 मीटर के आकार तक पहुंच गया। एक पल के लिए एडम को लगा कि सूरज की जगह 1500 मीटर के विशालकाय क्रिम्सन ऑर्ब ने ले ली है, जिसके चारों ओर क्रिम्सन बिजली चमक रही है। लगभग उसी समय आदित्य आकाश से उतरने लगा। वह बहुत तेज गति से आकाश से उतरने लगा। साथ ही तीव्र प्रकाश वाले लाल रंग के गोले ने राक्षस को अपनी दाहिनी भुजा अपनी आंखों के सामने रखने पर मजबूर कर दिया। कुछ ही सेकंड में आदित्य लगभग 2000 मीटर नीचे उतर गया। जब वह जमीन से 2000 मीटर दूर था तो उसने अपनी पूरी ताकत से राक्षस पर एडमेंटाइट डूमब्लेड फेंका और खुद को जमीन पर गिरने से रोकने की कोशिश की। एड्स बाय पब फ्यूचर। एडम ने 8000 मीटर से ज्यादा की दूरी से एक विशाल उल्कापिंड को जमीन पर गिरते देखा। एडमेंटाइट डूमब्लेड के राक्षस पर गिरने से ठीक पहले 400 मीटर के विशालकाय जीव ने अपने शरीर के ऊपर एक बहुपरत ढाल बनाई। उसने जो ढाल बनाई थी उसमें 7 परतें थीं। ढाल की हर परत एक यादृच्छिक रंग से बनी थी। जैसे ही एडमेंटाइट डूमब्लेड ने ढाल की 7वीं परत को छुआ, चारों तरफ एक बहुत बड़ा शॉकवेव फैल गया। ढाल टूटने से पहले बमुश्किल 1 मिलीसेकंड तक टिकी रही। एडमेंटाइट डूमब्लेड ने अंतिम और आखिरी ढाल का सामना करने से पहले ढाल की बाकी 5 परतों को तोड़ दिया। एडम यह नहीं देख पाया कि आगे क्या हुआ, क्योंकि क्रिम्सन फ्लेम के विशाल गोले से आने वाली तीव्र रोशनी ने उसे कुछ भी देखने से रोक दिया था। लेकिन विशाल विस्फोट होने से पहले उसने राक्षस की दर्दनाक चीख सुनी। बूम! जमीन के ऊपर आदित्य, जो खुद को जमीन पर गिरने से बचाने में कामयाब रहा था, उसने आसमान में एक बहुत बड़ा लाल मशरूम बादल देखा। मशरूम बादल के साथ साथ लाल रंग की लपटों और लाल रंग की बिजली की एक शक्तिशाली शॉकवेव हर दिशा में फैल गई। शॉकवेव इतनी तेज थी कि आदित्य भी उससे आगे नहीं निकल पाया। सौभाग्य से पिताजी खतरे से बाहर हैं। आदित्य ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने देखा कि एडम सदमे की लहर से बहुत दूर है। आदित्य की आंखें बहुत थक गई थीं, क्योंकि उसने अपना सारा मैना खत्म कर दिया था। चूंकि उसके पास अब कोई मैना नहीं बचा था, इसलिए उसके सारे निष्क्रिय कौशल भी निष्क्रिय हो गए थे। आदित्य को अचानक उड़ते रहना बहुत मुश्किल लगने लगा। उसका ड्रैगन शरीर अब बहुत भारी हो गया था। मुझे उम्मीद है कि यह इस राक्षस के जीवन को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। आदित्य ने उसका मुंह खोला और कई 4 स्टार और 5 स्टार गोलियां फेंकी। उसने एक मन रिकवरी गोली, एक हीलिंग गोली और एक सहनशक्ति रिकवरी गोली ली। जैसे ही सब कुछ ठंडा होने लगा, आदित्य भी धीरे धीरे जमीन से नीचे उतरा, लेकिन उसने एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया। जैसे जैसे उसके निष्क्रिय कौशल निष्क्रिय होते गए, उसकी चपलता कम होती गई। जैसे ही धुआं छटने लगा, आदित्य को एहसास हुआ कि उसका हमला कितना शक्तिशाली था। उसने देखा कि 5000 मीटर का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सिर्फ नष्ट ही नहीं हुआ, वहां 5000 मीटर से भी बड़ा गड्ढा बन गया था। उसके हमले के परिणामस्वरूप आसपास की बर्फ तेजी से पिघलने लगी थी। जब धुआं पूरी तरह से छट गया तो आदित्य ने आंखें खोली और पाया कि जिस राक्षस को वह मरा हुआ समझ रहा था, वह अभी भी जीवित था। चूंकि आदित्य का मन समाप्त हो चुका था, इसलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि राक्षस मर गया है या जीवित है। लेकिन अब इस राक्षस को अभी भी जीवित देखकर उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह राक्षस अभी भी जीवित है। आखिर यह राक्षस मेरे हमले से कैसे बच गया? आदित्य राक्षस की छाती के दाहिने हिस्से और दाहिनी जांघ पर एक लंबा सीधा घाव देख सकता था। लंबा सीधा घाव उसकी छाती से लेकर उसके दाहिने घुटने तक फैला हुआ था। राक्षस की सफेद पीली त्वचा थोड़ी जल गई थी। आदित्य को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह राक्षस तेजी से खुद को ठीक कर रहा था। उसके शरीर पर घाव तेजी से भर रहा था। उसकी त्वचा फिर से सफेद हो रही थी। राक्षस ने अचानक अपना ध्यान आदित्य की ओर लगाया और फिर गड्ढे से बाहर कूदने से पहले उसने एक जोरदार दर्दनाक चीख निकाली। आदित्य ने देखा कि राक्षस आसमान से 1000 मीटर ऊपर खड़ा था। राक्षस ने उत्तर दिशा की ओर भागने से पहले आदित्य को ठंडेपन से देखा। राक्षस को भागता देख आदित्य अपने मानव रूप में वापस आ गया। जैसे ही वह अपने मानव रूप में वापस आया, वह बर्फ पर लेट गया। बहुत थका हुआ और थका हुआ महसूस कर रहा था। ये पहली बार है जब मैंने इतने शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला किया है। अंत में मैं इसे हरा भी नहीं सका। मैं एडम के साथ इस दुनिया से कैसे निकलूंगा? आदित्य लगभग सो ही गया था अगर उसने खुद को जगाए रखने के लिए अपने होठों को नहीं काटा होता। अभी एडम और आदित्य एक अनजान दुनिया में थे। घर लौटने का कोई रास्ता नहीं था। आदित्य के लिए अपनी दुनिया में लौटने का एकमात्र संभव तरीका इस राक्षस को मारना था। लेकिन मैं इसके सुपर फास्ट रीजनरेशन से कैसे निपटूंगा? मेरी क्रिम्सन फ्लेम और मेरी क्रिम्सन लाइटनिंग बमुश्किल इसे नुकसान पहुंचा पाईं। यहां तक कि मेरा सबसे मजबूत हमला भी कम पड़ गया। हालांकि आदित्य को यकीन था कि अगर वह अपने चरम रूप में होता तो इस लड़ाई का नतीजा बदल जाता। उसके 2 सबसे मजबूत कौशल, इन्फर्नो ओवरड्राइव और क्रिम्सन लाइटनिंग ब्लिंक का इस्तेमाल नहीं किया जा सका जैसा कि उसने पहले किया था। दोनों कौशलों में कूलडाउन अवधि थी। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह।
वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 284 ज़ोंबी। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 284 ज़ोंबी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य वहीं लेटा रहा। राक्षस के चले जाने के कुछ मिनट बाद आदित्य ने जो तूफानी बादल बुलाए थे वे बर्फ के बादलों में बदल गए और बर्फबारी शुरू हो गई। सांस। इस राक्षस को हराना बहुत मुश्किल होगा। आदित्य को उठने का मन नहीं हुआ। अजीब बात यह है कि उसे बहुत आलस्य और बहुत थकान महसूस होने लगी। उसे लगा कि वह कुछ सालों तक वहीं पड़ा रहेगा। 10 मिनट बाद एडम पीछे से आया। क्या तुम ठीक हो बेटा? एडम ने चिंतित स्वर में पूछा। ऐसे समय में जंगली शेर को यह पसंद नहीं आता था कि कोई उससे छोटा उसके लिए लड़े। फिर भी वह सिर्फ देखता रहा। एडम कई सालों में पहली बार फिर से अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था। हालांकि एडम ने आदित्य या किसी और से कभी यह नहीं कहा, लेकिन यह 19 वर्षीय युवक वह था जिसे एडम बहुत पसंद करने लगा था। एडम को सच में विश्वास था कि उसकी बच्ची उसके साथ खुशियां पा सकती है। लेकिन एक चीज़ जो एडम को आदित्य से नफरत थी वह थी उसका हरम जीवन। एडम की एक पत्नी थी क्योंकि वह एक पत्नी से पूरी तरह संतुष्ट था। एडम को यकीन नहीं था कि वह अपनी दोनों पत्नियों को समान व्यवहार और प्यार दे पाएगा या नहीं। एडम ने पहले सोचा था कि आदित्य उसकी लड़की को उतना ध्यान और प्यार नहीं देगा। यही कारण है कि उसने आदित्य के साथ रहने के लिए समय निकाला। लेकिन वह गलत साबित हुआ। आदित्य ने तीनों लड़कियों के साथ समान व्यवहार किया। इस कारण के अलावा एडम के पास और भी अनगिनत कारण थे। एडम चाहता था कि आदित्य लंबी और खुशहाल जिंदगी जिए। जब एडम ने आदित्य के बेटे को पुकारा तो आदित्य थोड़ा भावुक हो गया। वह एडम की बेचैनी को महसूस कर सकता था। मैं ठीक हूँ पापा, मैं बस थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही यह भी दूर हो जाएगा। सांस। ये जानकर अच्छा लगा। एडम बर्फ में आदित्य के बगल में बैठा था। बर्फ उन पर कोई असर नहीं कर सकती। वे दोनों ही खोए हुए महसूस कर रहे थे। वे किसी बेतरतीब दुनिया में खो गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वे कहाँ हैं। इस दुनिया से बाहर निकलने की उनकी एकमात्र उम्मीद उस राक्षस को मारना है। लेकिन ऐसा लगता है कि राक्षस के पास हास्यास्पद उपचार शक्तियां हैं। एडम और आदित्य 20 मिनट से ज्यादा समय तक चुपचाप बैठे रहे। फिर एडम ने बर्फ तोड़ी। मुझे माफ कर दो पिताजी, मुझे तुम्हें यहाँ अपने साथ नहीं लाना चाहिए था। जैसे जैसे समय बीतता गया आदित्य को उतना ही ज्यादा दोषी महसूस होने लगा। अगर उसने एडम को यहाँ नहीं लाया होता तो एडम इस दुनिया में नहीं फंसता। अब आदित्य की वजह से एडम की जान खतरे में है। आदित्य को लगा कि एडम को उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, तुम्हें नहीं पता था कि ऐसा होगा। ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे तुम्हारी मदद न कर पाने के लिए माफ़ी मांगनी होगी। एडम एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। वह युद्ध का दीवाना है। जब से वह सिर्फ 14 साल का था तब से वह अपने पिता के अलावा दुश्मनों से लड़ रहा है। जब भी उसका सामना किसी दुश्मन से हुआ तो वह कभी भागा नहीं। उसने अपने दुश्मनों से तब तक लड़ाई की जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। लेकिन ये लड़ाई बहुत अलग थी। एडम के जीवन में पहली बार उसने किसी ऐसी चीज़ का सामना किया जो इतनी शक्तिशाली थी कि उसे डर लग रहा था। पहली बार उसे अपने प्रतिद्वंद्वी से डर लगा। तथ्य यह है कि उसने कुछ नहीं किया, बस खड़े होकर देखा जबकि उसका दामाद उस राक्षस से लड़ रहा था, जिससे उसे दोषी महसूस हुआ और उसे ये भी महसूस हुआ कि उसे और अधिक ताकत की आवश्यकता है। कृपया माफ़ी मत मांगो। अगली बार जब मैं उस राक्षस को देखूंगा तो उसे हराना सुनिश्चित करूंगा। एडम ने अपना सिर हिलाया, फिर दोनों फिर से चुप हो गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अजीब बात यह थी कि दोनों को ये शांत वातावरण पसंद आने लगा था। न तो आदित्य ने और न ही एडम ने कभी सोचा था कि अनजान दुनिया में बर्फ पर बैठकर इतना शांत रहा जा सकता है। 20 मिनट की शांतिपूर्ण चुप्पी के बाद आदित्य ने अपने सवाल से माहौल को ठंडा किया। पिताजी, आप जूलिया की माँ से कैसे मिले? आदित्य उत्सुक था। उसका सवाल सुनकर जंगली शेर हंस पड़ा। हा, हम जिस दिन पहली बार मिले थे उसी दिन मैं एक पूरी किताब लिख सकता था। हमारी पहली मुलाकात रोमांटिक या कुछ और नहीं थी। उस समय युद्ध के मैदान मेरे दूसरे घर हुआ करते थे। मैंने अपने प्रतिद्वंद्वी के खून में लथपथ अनगिनत घंटे बिताए। उस समय एकमात्र चीज़ जो मुझे पसंद थी वह थी लड़ाई। लेकिन एक दिन मेरी मुलाकात इस लड़की से हुई। युद्ध के मैदान में उसका व्यक्तित्व बहुत उग्र था, लेकिन जब वह लड़ नहीं रही थी तो वह सबसे सौम्य व्यक्ति थी जिसे मैंने कभी देखा था। जूलिया की माँ ने मुझे लड़ते हुए देखा तो वह मुझ पर फिदा हो गई, जबकि मैं अपनी भावनाओं के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। मुझे उसके साथ समय बिताना अच्छा लगता था। मुझे उसे खाना बनाते हुए देखना अच्छा लगता था। मुझे उसकी बातें सुनना अच्छा लगता था। मैं उसके साथ ज़्यादा समय बिताना चाहता था। पहली बार अपने जीवन में मुझे कुछ ऐसा मिला जो लड़ाई से भी ज़्यादा दिलचस्प था। मुझे कुछ ऐसा मिला जो मुझे लड़ाई के अलावा भी पसंद था।
मैं कहूँगा कि मुझे सोफिया लड़ाई से ज़्यादा पसंद है। सोफिया एक बोल्ड लड़की है, मेरी बहुत शर्मीली बेटी के विपरीत। सोफिया ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। 1 महीने बाद हमने अपनी शादी कर ली। यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा निर्णय था। भले ही कुछ लोग कहते हैं कि शादी के बाद मैं एक मुर्गे में बदल गया, मुझे अपने फैसले पर कभी पछतावा नहीं हुआ। अब मेरा एक बढ़िया परिवार है, मेरा सामाजिक जीवन सफल है, मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं। मैं और क्या चाह सकता हूँ? हर किसी को ये सब नहीं मिलता। आदित्य ने सहमति में अपना सिर हिलाया। एडम की बात सुनकर आदित्य को लगा कि क्या उसे भी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। आदित्य ने तब तक शादी करने की योजना नहीं बनाई जब तक कि वह काम पूरा नहीं कर लेता जो उसने करने का लक्ष्य रखा था, और वह था पूरी दुनिया में सबसे मजबूत साम्राज्य का सम्राट बनना। इसके अलावा मूल ड्रैगन में से एक के साथ मेरी मुलाकात से मुझे पता चला है कि मुझे भविष्य में कुछ दुश्मनों का सामना करना पड़ेगा। मैं वापस आते ही तैयारी शुरू कर दूंगा। दूसरों की बातचीत को उनकी अनुमति के बिना सुनना अशिष्टता है। तुम कौन बोल रहे हो? एडम के गले में शब्द अटक गए क्योंकि उसने देखा कि उनके पीछे सफ़ेद किमोनो पहने एक 5 फीट 10 इंच लंबी महिला आ रही है। ये देखकर एडम तुरंत खड़ा हो गया और महिला को सावधानी से देखने लगा। महिला के लंबे काले बाल थे, उसके सिर के दोनों तरफ 2 छोटे सींग थे। उसने सफ़ेद किमोनो पहना हुआ था, उसकी छाती बड़ी और कमर छोटी थी। वह गोरी थी। महिला निस्संदेह एक शीर्ष सुंदरी थी, लेकिन जब उसके चेहरे को देखा जाता था तो कोई भी घृणा या डर महसूस कर सकता था। महिला के चेहरे पर मांस सड़ चुका था, कुछ जगहों पर उसकी खोपड़ी की हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें नहीं थीं, उसकी आंखों की जगह 2 हरे रंग के गोले थे। पिताजी, शांत हो जाए। मैं कुछ समय से इस महिला को हमारे पास आते हुए महसूस कर रहा हूँ, लेकिन उसने हम पर हमला नहीं किया। मुझे उसकी ओर से किसी भी तरह की हत्या की मंशा का आभास नहीं हो रहा है। एडम ने सिर हिलाया। एडम ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी। इस महिला के पास पीक 3 ऑर्डर का साधना आधार था। क्या तुम बोलोगी या मैं तुम्हें मार डालूं? महिला को चुप देखकर आदित्य ने अपनी हत्या की मंशा को थोड़ा सा जाहिर करते हुए पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसकी हत्या की मंशा को महसूस करते हुए महिला कांप उठी। मेरा कोई नाम नहीं है, मैं महान स्टाररी स्काई साम्राज्य की सेवक हूँ। फिर कौन सा साम्राज्य? आदित्य और एडम दोनों ने असमंजस में एक दूसरे की ओर देखा। महान तारों वाला आकाश साम्राज्य, महिला ने फिर दोहराया। इस बार वह भी थोड़ी घबराई हुई दिख रही थी। पिताजी, क्या आपने कभी किसी ऐसे साम्राज्य के बारे में सुना है जिसका नाम महान तारों वाला आकाश साम्राज्य हो? जहां तक आदित्य को पता था, इस ग्रह पर ऐसा कोई साम्राज्य नहीं था। अपने खाली समय में आदित्य कम से कम कुछ घंटे किताबें पढ़ने में बिताता है, खासतौर पर इतिहास की किताबें। सम्राट के रूप में आदित्य को अतीत और वर्तमान के साम्राज्यों के बारे में ज्ञान और जानकारी होनी चाहिए। आदित्य को सिर्फ उनके नाम ही नहीं पता थे, वह ये भी जानता था कि प्रत्येक साम्राज्य या राज्य कैसे गिरा या किसी राज्य का जन्म कैसे हुआ। अपनी तेज याददाश्त के कारण आदित्य ने जो कुछ भी देखा या पढ़ा है उसे पूरी तरह से याद रख सकता है। बेशक उसने जो इतिहास पढ़ा था वह एक निश्चित समय अवधि और एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित था। डाइंग आइल महाद्वीप से परे कुछ भी आदित्य के ज्ञान से बाहर था। इसलिए आदित्य ने एडम से पूछा, क्योंकि एडम आदित्य से ज्यादा अनुभवी था। हालांकि एडम ने भी अपना सिर हिलाया। जब मैं छोटा था, मेरे बूढ़े पिता ने मुझे इस ग्रह पर सभी महान साम्राज्यों के बारे में अध्ययन कराया था, लेकिन मेरे अध्ययन में मुझे कभी भी ऐसा कोई साम्राज्य नहीं मिला जिसका नाम महान तारों वाला आकाश हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला काफी हैरान दिखी। वही शब्द दोहराते हुए वह कुछ कदम पीछे हट गई। इसका मतलब है? उसके हाथ कांपने लगे। जल्द ही उसका चेहरा उदासी में डूब गया। वह दुखी होने लगी। ये देखकर आदित्य और आदम ने एक बार फिर एक दूसरे की ओर देखा। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे से बातचीत करने लगे। आदित्य, पिताजी, वह इतनी उदास क्यों दिख रही है? एडम, मुझे कैसे पता चलेगा बेटा, मैं लोगों के मन की बात नहीं पढ़ सकता। आदित्य ने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछती? एडम ने आंखें घुमाई। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम मुझसे पूछो। सांस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मिस, क्या आप हमें बता सकती हैं कि आप अचानक इतनी उदास क्यों दिख रही हैं? आदित्य ने पूछा। महिला ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और भारी स्वर में कहा, जवाब देने से पहले मैं तुम्हें कुछ बता दूं। इस दुनिया का समय बाहरी दुनिया से अलग तरीके से बहता है। आदित्य और एडम दोनों ने तुरंत भौहें सिकोड़ लीं। क्या मतलब है तुम्हारा? एडम ने गंभीर स्वर में पूछा। पहले तो मुझे लगा कि महामहिम केवल मजाक कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था। इस दुनिया में 1 घंटा बाहरी दुनिया के 24 घंटों के बराबर है। मैं और मैनेटर तथा महामहिम इस दुनिया में 19,800 दिन से भी पहले आए थे। बाहरी दुनिया के हिसाब से समय के अंतर की गणना करें तो हम इस दुनिया में 1301 साल पहले से हैं। इस महिला ज़ोंबी के जवाब ने आदित्य और एडम के लिए और अधिक प्रश्न उत्पन्न कर दिए। हम इस दुनिया में लगभग 30 घंटे से फंसे हुए हैं। इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया के लिए 30 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं। यह एहसास होते ही आदित्य और एडम दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
महिला ज़ॉम्बी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे देख सकते थे कि दोनों पुरुष गहरे सदमे में थे। थोड़ी देर बाद आदित्य ने महिला ज़ॉम्बी को देखा। वह अभी भी खुद को यह विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि इस दुनिया में समय अलग तरह से बहता है। क्या तुम सच कह रही हो? आदित्य ने संदेह से महिला से पूछा। मेरे पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। आप पहले जीवित प्राणी हैं जिन्हें मैंने 1301 वर्षों में देखा है। यदि आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। दरअसल इस महिला के पास उनसे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। तुमने सम्राट के बारे में कुछ कहा था। वह क्या था? तुम, ये नरभक्षी या जो भी चीज़ यहाँ आए, वह कैसे? आदित्य अभी भी कई बातों को लेकर उलझन में था। सांस। लगभग 1500 वर्ष पहले एक महान व्यक्ति ने एक साम्राज्य का निर्माण किया। 100 वर्षों के भीतर उस व्यक्ति का साम्राज्य घास के मैदानों पर सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक बन गया। घास के मैदान, वह क्या है? आदित्य ने पूछा। ग्रासी प्लेन्स पहले 20 महाद्वीप का नाम हुआ करता था। करीब 700 या 900 साल पहले इसका नाम बदल दिया गया था। पहले इंसान और दूसरी जातियां भी 20 महाद्वीप में रहती थीं, लेकिन किसी कारण से 20 जाति और महाद्वीप पर रहने वाली दूसरी जातियों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई हुई। 20 जाति ने लड़ाई जीत ली और बाकी सभी जातियों को महाद्वीप छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उन्हीं के नाम पर उन्होंने खुद का नाम 20 महाद्वीप रख लिया। ओह, मुझे उस युद्ध में नष्ट हुए सभी साम्राज्यों की अच्छी तरह याद है, लेकिन मैंने महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के बारे में कभी नहीं सुना। एडम ने महिला की ओर देखते हुए कहा। इसका शायद यह मतलब है कि महान तारों वाला आकाश साम्राज्य महान लड़ाई तक नहीं टिक पाया। किसी और चीज़ ने इसे नष्ट कर दिया होगा। ये संभव हो सकता है। मेरी लाइब्रेरी में मौजूद किताबों में 1000 साल पहले के सभी साम्राज्यों का रिकॉर्ड है। 1000 साल से पहले का इतिहास गड़बड़ है। ये सिद्धांतों और अटकलों से भरा हुआ है, इसलिए मैंने 1000 साल पहले से पहले की कोई भी चीज़ पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 285 पॉकेट डायमेंशन वर्ल्ड। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL: ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 285 पॉकेट डायमेंशन वर्ल्ड। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे उस युद्ध में नष्ट हुए सभी साम्राज्यों की अच्छी तरह याद है, लेकिन मैंने महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के बारे में कभी नहीं सुना। एडम ने महिला की ओर देखते हुए कहा। इसका शायद यह मतलब है कि महान तारों वाला आकाश साम्राज्य महान लड़ाई तक नहीं टिक पाया। किसी और चीज़ ने इसे नष्ट कर दिया होगा। ये संभव हो सकता है। मेरी लाइब्रेरी में मौजूद किताबों में 1000 साल पहले के सभी साम्राज्यों का रिकॉर्ड है। 1000 साल से पहले का इतिहास गड़बड़ है। ये सिद्धांतों और अटकलों से भरा हुआ है, इसलिए मैंने 1000 साल पहले से पहले की कोई भी चीज़ पढ़ने की जहमत नहीं उठाई। ये जानकर बहुत दुख हुआ कि महान तारों वाला आकाश साम्राज्य इतनी जल्दी गिर गया। ज़ोंबी महिला ये जानकर दुखी दिखी कि महान तारों वाला आकाश साम्राज्य गिर गया। क्या तुम हमें इस महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के बारे में और कुछ बताना चाहोगी? आदित्य ने धीरे से पूछा। उसे इस महान तारों वाले आकाश साम्राज्य में बहुत दिलचस्पी हो गई थी। शायद आदित्य ये पता लगा सके कि वह इस जगह पर क्यों फंसी हुई थी। ग्रेट स्टाररी स्काई एम्पायर ने ग्रासी प्लेन्स में सबसे मजबूत साम्राज्यों में से एक का इस्तेमाल किया। सम्राट, जो एक बहुत शक्तिशाली पिशाच राजा था, उसके 8 बच्चे थे। सम्राट के सभी बच्चे बहुत प्रतिभाशाली पैदा हुए थे। महामहिम के प्रत्येक बच्चे प्रतिभाशाली थे। हालांकि एक बच्चा ऐसा था जो एक रहस्यमय बीमारी के साथ पैदा हुआ था। क्या बीमारी? महारानी महान तारों वाले आकाश साम्राज्य की 8वीं संतान हैं। महारानी महान तारों वाले आकाश साम्राज्य की 4थी राजकुमारी हैं। महारानी के अन्य भाई बहनों के विपरीत, जो बहुत मजबूत पैदा हुए थे, जन्म से ही महारानी वास्तव में कमज़ोर थीं। महारानी को एक रहस्यमय बीमारी थी जिसने उन्हें बहुत कमज़ोर बना दिया था। इस रहस्यमय बीमारी के कारण महारानी किसी भी इंसान या किसी अन्य प्राणी का खून नहीं पी सकती थीं। महामहिम ने अनगिनत कीमियागरों, चिकित्सकों और उस समय के कई अन्य प्रसिद्ध लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन कोई भी ये पता लगाने में सक्षम नहीं था कि महामहिम को किस तरह की बीमारी थी। महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के प्रमुख कीमियागर ने एक सिद्धांत बनाया कि अगर महामहिम साधना करना शुरू कर दे तो महामहिम अधिक मजबूत हो जाएंगी और सामान्य जीवन जी सकेंगी। इसलिए 5 वर्ष की आयु में महारानी को साधना करने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन जब भी वह साधना करती तो उनके द्वारा साधना किया गया सारा मन उनके शरीर के अंदर मौजूद किसी चीज़ द्वारा चूसा जाता। परिणामस्वरूप महारानी आम इंसानों से भी कमज़ोर हो गईं, यहाँ तक कि महारानी के शरीर के भीतर बहने वाला मन भी चूसा जा रहा था। अल्केमिस्ट ने यह पता लगाने में वर्षों बिताए कि आखिर महारानी के सारे मन को कौन चूस रहा था, लेकिन कोई भी इसका सटीक कारण नहीं जान पाया।
जब महारानी 10 साल की हुई तो ग्रेट स्टाररी स्काई एम्पायर के प्रमुख किमियागर ने एक और अजीब बात की खोज की। महारानी जितनी ज्यादा उम्र की होती गईं उतनी ही कमजोर होती गईं। 8 और 9 साल की उम्र में महारानी सामान्य मानव बच्चों की तरह खेल सकती थीं, लेकिन 1 साल बाद वह अब ऐसा कुछ नहीं कर सकती थीं। इसके बजाय उनका ज्यादातर समय सोने में बीतता था। महारानी की नींद की अवधि उनकी उम्र के साथ बढ़ने लगी। 16 साल की उम्र में महारानी 22 घंटे से ज्यादा सोती थीं और ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे तक जागती रहती थीं। तब तक वह इतनी कमजोर हो गई थीं कि वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पाती थीं। उन्होंने अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया था। आदित्य और एडम ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों को इस राजकुमारी पर दया आ गई। दोनों ही लोग अपने बच्चों के साथ ऐसा कुछ होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी बेटी को इस तरह तड़पता देखना सम्राट के लिए बहुत दर्दनाक रहा होगा। दुनिया की सारी ताकत होने के बावजूद भी वह अपनी बेटी को नहीं बचा सका। महारानी को कष्ट में देखकर महामहिम और माता महारानी बहुत दुखी हुईं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो 1 या 2 दशक में उनकी बेटी शायद कभी अपनी नींद से भी न उठे। उनके लिए अपनी बेटी को इस तरह कमजोर होते देखना मौत से भी बदतर था। महारानी को ठीक करने के लिए कोई भी धन खर्च करने को तैयार थी, लेकिन चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो उन्हें इसका कोई समाधान नहीं मिल पाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यही वह समय था जब ग्रेट स्टाररी स्काई एम्पायर के 6 स्टार रन मास्टर को एक समाधान सूझा। मानो ग्रेट स्टाररी स्काई एम्पायर पर किस्मत चमक रही हो। महामहिम को एक पॉकेट आयाम वाली दुनिया मिल गई। रुको, पॉकेट आयाम दुनिया क्या है? इस बार एडम ने सवाल पूछा। पॉकेट डायमेंशन की दुनिया एक छोटी सी दुनिया है जो प्राइमल प्लेनेट के भीतर स्थित है। कई पॉकेट डायमेंशन की दुनियाएं हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर की खोज नहीं की गई है। पॉकेट डायमेंशन की दुनिया को ढूंढना बेहद मुश्किल है। महामहिम एक को ढूंढने में सक्षम थे क्योंकि वे भाग्यशाली थे। प्रत्येक पॉकेट डायमेंशन की दुनिया अलग और अनोखी है। कुछ पॉकेट डायमेंशन की दुनियाएं पूरी तरह से लावा से भरी हुई हैं, कुछ पानी से भरी हुई हैं, कुछ अंतहीन रेगिस्तान हैं और कुछ घने जंगल हैं। रनमास्टर ने एक विशेष प्रकार की व्यूह रचना बनाने का सुझाव दिया जो महारानी को वृद्ध होने से रोकेगी तथा उन्हें गहरी नींद में डाल देगी। तो ये दुनिया एक पॉकेट डायमेंशन वर्ल्ड है जिसे सम्राट ने खोजा था। इसका मतलब है कि राजकुमारी इस दुनिया में सो रही है। हाँ, योजना ये थी कि महारानी को गहरी नींद में डाल दिया जाए और उन्हें बूढ़ा होने से रोका जाए। जब महारानी सो रही थी तो महान तारों वाले आकाश साम्राज्य के किमियागर उनके लिए शोध कर सकते थे और उनका इलाज खोज सकते थे। भले ही इस प्रक्रिया में 1 सदी या 1000 साल लगे, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि महारानी की उम्र बढ़ना बंद हो गई थी और दूसरों की उम्र बहुत लंबी थी। यह मूल योजना मानी जाती है, लेकिन चीजें स्पष्ट रूप से उस तरह नहीं हुई जैसा महामहिम ने योजना बनाई थी। मुझे और मैनेटर को किसी भी घुसपैठिए को रोकने के लिए इस दुनिया में रखा गया था। पहले तो मैं इस दुनिया में स्वतंत्र रूप से प्रवेश करने और छोड़ने में सक्षम था और समय समय पर महामहिम से मिलता था। पिछली बार जब मैं इस दुनिया से बाहर गया था तो महामहिम ने मुझे पॉकेट डायमेंशन वर्ल्ड में किए गए कुछ बदलावों के बारे में बताया था। महामहिम ने मुझे बहुत अधिक विवरण नहीं दिया, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि उन्होंने मजाक में मुझसे कहा था कि पॉकेट डायमेंशन वर्ल्ड का समय अलग तरह से काम करता है। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह मजाक कर रहे हैं क्योंकि महामहिम को दूसरों के साथ मजाक करने की आदत है। यह महिला जो कह रही थी वह आदित्य और एडम के लिए एक बार में पचाने लायक नहीं था। वह विशालकाय राक्षस मानवभक्षी है। हाँ, तो फिर उस मुकदमे के बारे में क्या कहना है जिसका सामना हमें और कई अन्य लोगों को करना पड़ा? ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। भ्रम की दुनिया और तैरते द्वीपों की दुनिया दोनों ही घुसपैठियों को इस दुनिया में आने से रोकने के लिए बनाई गई थीं। जब भी कोई मजबूत प्राणी अंदर आता तो दुनिया की रक्षात्मक व्यवस्था सक्रिय हो जाती। यही कारण है कि तुम दोनों को परीक्षणों का सामना करना पड़ा। अगर कोई कमजोर घुसपैठिया घुस जाता तो 6 सितारा रक्षात्मक व्यवस्था सक्रिय हो जाती और घुसपैठियों को भ्रम की दुनिया में फंसा देती। तो ये रक्षात्मक सरणी इतनी उन्नत है कि भले ही मैंने अपनी शक्तियों और वंश को दबा दिया हो, लेकिन यह महसूस करने में सक्षम थी कि मैं एक खतरा हूँ। प्रभावशाली। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं इस 6 सितारा रनमास्टर के बारे में अधिक जान सकता हूँ। हमसे पहले दुष्ट साधक और साहसी लोग जो ये सोचकर अंदर आए थे कि यह एक खंडहर है, एक भ्रम के अंदर फंस गए थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या आप जानते हैं कि डाइंग आइल महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में पोर्टल क्यों दिखाई दिया? इस दुनिया का पोर्टल कुछ महीने पहले दिखाई दिया था। आदित्य जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हुआ। मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे एक बहुत शक्तिशाली प्राणी की उपस्थिति का एहसास हुआ। हो सकता है कि उस प्राणी की उपस्थिति का इस घटना से कुछ लेना देना हो। आदित्य को तुरंत पता चल गया कि वह महान ऋषि नाग के बारे में बात कर रही थी। पॉकेट डायमेंशन वर्ल्ड प्राइमल प्लेनेट के नियमों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। यहाँ छठे क्रम की शक्ति को दबाया नहीं जाता है। छठे क्रम का व्यक्ति कम रैंक वाले साधक पर हमला कर सकता है। अब सब कुछ समझ में आने लगा है। चूंकि आपने हमें इतना कुछ बता दिया है तो क्या आप कृपया। महिला ने आदित्य को असहाय मुस्कान दी और कहा, मैं नहीं जा सकती। इस दुनिया को छोड़ने का एकमात्र तरीका महारानी को उनकी गहरी नींद से जगाना और नरभक्षी को हराना है।
अगर मैं ऐसा कर सकती तो मैं बहुत पहले ही इस दुनिया से चली गई होती। अगले ही पल वह महिला आदित्य के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपना सिर नीचे किया और आदित्य से विनती करने लगी, महाराज कृपया उसे बचा लीजिए। क्या? आदित्य हैरान था, वह उसे कैसे बचा सकता है? शायद जूलिया अपनी राजकुमारी के लिए कोई इलाज ढूंढ पाए। आदित्य जानना चाहता था कि यह महिला उससे क्यों भीख मांग रही थी। उसे क्या लगा कि वह राजकुमारी को बचा सकता है? जब तुम मैनीटर से लड़ रहे थे तो मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन का खून है। हमारे समय में भी दिव्य श्रेणी के रक्त के साथ कोई प्राणी नहीं था। मुझे लगता है कि अगर तुम उसे अपना खून पीने दोगे तो महारानी को बचाया जा सकता है। आदित्य बता सकता है कि उसे भी यकीन नहीं था कि उसका दिव्य ड्रैगन खून राजकुमारी की मदद कर सकता है। सांस, तुम इतने हताश क्यों हो? और कृपया खड़े भी हो जाओ, आदित्य ने पूछा। महिला खड़ी हुई और रोते हुए स्वर में बोली, अब जब महान तारों वाला आकाश साम्राज्य अस्तित्व में नहीं है तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो महारानी को बचाने आएगा। इसका मतलब है कि महारानी उस जाल में फंसकर हमेशा के लिए फंस जाएंगी। मैं नहीं चाहती कि उनके साथ ऐसा हो। कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ, महारानी को अपने साथ ले जाएं। आप पिछले 54 सालों में इस दुनिया में फंसे हुए सबसे मजबूत व्यक्ति हैं। आप शायद आखिरी व्यक्ति होंगे जो सभी रास्तों को पार करके यहाँ तक पहुँच पाएंगे। मैं नहीं चाहता कि महारानी इस जगह पर अनंत काल तक सोती रहें। अगर मुझे इस दुनिया से जाना है तो मुझे उस व्यूह को तोड़ना होगा जिसमें राजकुमारी इस समय सो रही है। आदित्य के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। शायद जूलिया और रिया इसका इलाज ढूंढ सकें। ठीक है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 286 राजकुमारी लारा आई। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 286 राजकुमारी लारा आई। एड्स बाय पब फ्यूचर। आप हमें कहाँ ले जा रहे हैं? आदित्य और एडम इस ज़ोंबी महिला का पीछा कर रहे हैं जो 7वीं राजकुमारी की नौकर है और जब राजकुमारी सोती है तो उसकी देखभाल करने के लिए इस दुनिया में रहती है। आदित्य और एडम पिछले कुछ समय से उसका पीछा कर रहे हैं। दोनों पिछले 2 घंटों से उनका पीछा कर रहे हैं। इन 2 घंटों में वे तीनों बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बर्फ के अलावा उन दोनों ने अपने रास्ते में और कुछ नहीं कहा। बर्फ और बर्फ के छोटे बड़े पहाड़। बस मेरे पीछे आओ, ज़ॉम्बी महिला ने भावशून्य स्वर में उत्तर दिया। आदित्य ने इस ज़ॉम्बी महिला के बारे में एक बात ये जानी है कि यह महिला बहुत कम ही अपनी भावनाएं दिखाती है। अगर वह अपनी भावनाएं दिखाती भी है तो उसका चेहरा जल्दी ही शांत हो जाता है। उसका शांत चेहरा आदित्य के लिए उसे पहचानना मुश्किल बनाता है। साथ ही यह ज़ॉम्बी महिला ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करती, उसे चुप रहना पसंद है। यह ज़ॉम्बी महिला एक आदर्श नौकरानी है जिसे हर रईस रखना चाहेगा। जिस तरह से वह बोलती थी उससे यह स्पष्ट था कि उसे बहुत छोटी उम्र से ही नौकरानी बनना सिखाया और प्रशिक्षित किया गया है। नौकरानी होने के बावजूद इस ज़ॉम्बी महिला में लड़ाकू के गुण हैं। वह अपने शब्दों में तेज है और अपने कामों में बहुत तेज है। वह अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों या कार्यों को प्रभावित नहीं करने देती। यह महिला इतनी अच्छी तरह से छिप सकती है कि एडम जो कि मध्य चौथे क्रम का साधक है उसे भी ठीक से नहीं देख सकता। वह लगभग अदृश्य हो सकती है। हत्यारों के पास आमतौर पर इस तरह की शक्ति होती है। चूंकि हत्यारों को अपने लक्ष्य के जीवन को सिर्फ 1 या 2 चालों में खत्म करना होता है, इसलिए उन्हें तब तक छिपना पड़ता है जब तक कि उन्हें अपने लक्ष्य के जीवन को खत्म करने का सही समय न मिल जाए। लेकिन यह महिला हत्यारा नहीं है, लेकिन उसे एक हत्यारे की तरह प्रशिक्षित किया गया है। जब भी आदित्य या एडम उससे 7वीं राजकुमारी के बारे में कोई प्रश्न पूछते तो वह खुशी खुशी उत्तर देती, लेकिन जब उसके बारे में पूछा जाता तो वह कुछ नहीं कहती। एक निश्चित दूरी पार करने के बाद आदित्य और एडम दोनों ने आसमान में तैरते हुए सैकड़ों द्वीप देखे। प्रत्येक द्वीप का आकार और आकृति एक दूसरे से अलग थी। 1000 मीटर की दूरी पार करने के बाद चीजें अब बहुत स्पष्ट हो गईं। आदित्य ने अब देखा कि सभी सैकड़ों द्वीप धीरे धीरे एक विशाल तैरते हुए द्वीप के चारों ओर घूम रहे थे। विशाल तैरते द्वीप का आकार एजियोर शहर जितना बड़ा था जो कि इस्तारिन साम्राज्य की राजधानी है। द्वीप जमीन से लगभग 3000 मीटर ऊपर तैर रहे थे। उस समय ग्रेट स्टाररी स्काई एम्पायर के हेड्रन मास्टर ने विशेष रूनों का आविष्कार किया था जो इन विशाल द्वीपों को तैरा सकते थे। हम इस दुनिया के एकमात्र साम्राज्य बन गए जिसके पास तैरते हुए द्वीप थे। महामहिम बड़े तैरते हुए शहर बनाने की योजना बना रहे थे। इससे ग्रेट स्टाररी स्काई एम्पायर में क्रांति आ जाती। दुर्भाग्य से पिछली बार जब मैं एम्पायर गया था तो ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया था। आदित्य ने एक बार फिर उसकी आवाज़ में उदासी महसूस की। क्या आप जानते हैं कि एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल क्या है? पहले आदित्य को लगता था कि ये द्वीप एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल का उपयोग करके तैरते हैं।
एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल के बिना ये द्वीप तैर नहीं सकते। महान रनमास्टर द्वारा बनाया गया रन सर्कल पूरे द्वीप में एंटी ग्रेविटी क्रिस्टल की शक्ति को समान रूप से वितरित करने का काम करता है। सरनी के अन्य कार्य भी हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। जल्द ही तीनों मुख्य तैरते हुए द्वीप पर पहुंच गए। ऊपर देखते हुए आदित्य को एक जीवित प्राणी की कमजोर उपस्थिति का एहसास हुआ, लेकिन यह उपस्थिति इतनी कमजोर थी कि अगर आदित्य ने 7वीं राजकुमारी की बीमारी के बारे में नहीं सुना होता तो उसे लगता कि यह राजकुमारी मरने की कगार पर है। छोड़ो, उसकी पीठ से चमगादड़ के 2 काले पंख निकले। अगले ही पल वह मुख्य द्वीप की ओर उड़ गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। बेटे, मुझे लिफ्ट दो। पिताजी, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको राजकुमारी की तरह गोद में उठाऊं? आदित्य ने चेहरे पर कोई भाव प्रकट किए बिना तटस्थ स्वर में पूछा। क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा। पिताजी, आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आदित्य ने एडम को पवन परी का कंगन दिया। कंगन में एक ऐसा कार्य था जो उपयोगकर्ता को वायु तत्वों का उपयोग करके उड़ने की अनुमति देता है। जल्द ही आदम और आदित्य ने नौकरानी को पकड़ लिया। लगभग 10 मिनट की उड़ान के बाद वे विशाल द्वीप पर उतरे। जैसे ही आदित्य विशाल द्वीप पर उतरा, उसने द्वीप के केंद्र में एक विशाल महल बना हुआ पाया। महल लगभग 1000 मीटर बड़ा था। पूरा महल ऊंचे ऊंचे हरे पेड़ों से घिरा हुआ था। पूरे जंगल में हरी घास उगी हुई थी। ये पहली बार था जब आदित्य और एडम इस दुनिया में हरियाली देख रहे थे। इस सरनी का एक काम इस जगह के तापमान को सामान्य बनाए रखना और बर्फ को इसके किसी भी हिस्से पर जमने से रोकना है। ज़ॉम्बी नौकरानी ने भावहीन स्वर में उत्तर दिया और फिर उनके पास से निकल गई। वह महल की ओर चलने लगी। ये सारी बातें मुझे सोचने पर मजबूर करती हैं कि ग्रेट स्टारी स्काई एम्पायर कितना बड़ा और शक्तिशाली था। मैन ईटर चीज़ एक शुरुआती 6 ऑर्डर मॉन्स्टर है। ग्रेट स्टारी स्काई एम्पायर का हेड रनमास्टर 6 स्टार रन सर्कल बना सकता है। इसका मतलब है कि वह 6 स्टार रनमास्टर था या शायद उससे भी ऊपर। आखिर इतना मजबूत साम्राज्य बीस्ट महाद्वीप में कैसे गिर गया? आदित्य ने ज़ॉम्बी नौकरानी का पीछा करते हुए सोचा। जैसे ही आदित्य और एडम महल के पास पहुंचे तो दोनों ने सफ़ेद संगमरमर के फर्श पर कुछ जटिल रन बनाए हुए देखे। महल के चारों ओर की ज़मीन सफ़ेद संगमरमर से बनी थी। इस महल को बनाने में लगभग 1 साल का समय लगा। ये पूरा महल महारानी को समर्पित है। ज़ॉम्बी नौकरानी ने दरवाज़ा खोला और महल में प्रवेश किया। मैं तुम्हें महारानी से मिलवाने ले जाऊंगी। महल का अंदरूनी हिस्सा खाली और बहुत शांत था। ये जानलेवा सन्नाटा अपने आप में डरावना है। महल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कमरा बना हुआ था। इस कमरे में प्रवेश करते ही आदित्य का ध्यान सफ़ेद पारदर्शी ताबूत के चारों ओर बने जटिल रून वृत्तों की ओर गया। भले ही मैं 4 स्टार रनमास्टर बन गया हूँ, फिर भी मैं एक भी शब्द नहीं समझ पाता। इससे मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने पहले कभी रूनों का अध्ययन नहीं किया है। ये लगभग वैसा ही है जैसे कि एक प्राथमिक छात्र को विश्वविद्यालय स्तर के गणित के सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर किया जाता है। आदित्य की नज़र धीरे धीरे उस सोती हुई सुंदरी पर पड़ी। चूंकि ताबूत पारदर्शी था, इसलिए आदित्य उसके अंदर लेटे हुए व्यक्ति को देख पा रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह हजारों सफ़ेद गुलाबों के बिस्तर पर लेटी थी। उसके होंठ और त्वचा पीली पड़ गई थी, मानो किसी ने उसके शरीर से खून की हर बूंद चूस ली हो। अगर उसकी सांसें धीमी न चल रही होती तो आदित्य को लगता कि वह मर चुकी है। उसकी आभा बहुत कमज़ोर है। उसकी आभा एक छोटी मोमबत्ती की तरह थी जो जलने वाली थी। उसकी आभा ने आदित्य को यह महसूस कराया कि तेज़ हवा का झोंका भी उसकी जान ले सकता है। उसकी दोनों भुजाएं उसके पेट पर टिकी हुई थीं। उसने एक सुंदर सफ़ेद हानफू पहना हुआ था। उसका शरीर छोटा और बहुत पतला था। वह बहुत कमज़ोर और कुपोषित लग रही थी, मानो उसने कभी कुछ खाया ही न हो। उसकी छाती औसत से थोड़ी ज़्यादा थी और कमर छोटी थी। उसके बाल सफ़ेद थे। उसका चेहरा बेहद आकर्षक था। हालांकि उसका शरीर कामुक था, लेकिन उसका चेहरा वाकई प्यारा था। वह आसानी से सभी 7 देवियों से मुकाबला कर सकती है। हालांकि उसका शरीर बहुत कामुक रूप से आकर्षक था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी सी बेबी फैट थी जो उसे और भी क्यूट बना रही थी। वह बहुत कमज़ोर लग रही थी, मानो हल्की हवा भी उसे मार सकती हो। उसे देखते हुए आदित्य के मन में उसे बचाने की अजीब इच्छा हुई। उसका नाम क्या है? आदित्य ने राजकुमारी की ओर देखते हुए धीमे स्वर में पूछा। महारानी का नाम लारा मफी है। कृपया उनका ख्याल रखें। नौकरानी ने एक बार फिर अपना सिर झुका लिया। मैं करूंगी, मैं वादा करती हूँ। मैं उसकी बीमारी का इलाज खोजने और उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगी। ज़ॉम्बी नौकरानी ने अपनी पीठ सीधी की और हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। जब आप ताबूत खोलेंगे तो महारानी जाग जाएंगी। उसकी बात सुनकर आदित्य पारदर्शी ताबूत की ओर बढ़ने लगा और सोती हुई राजकुमारी के चेहरे को घूरने लगा। एक बार जब महारानी जाग जाएंगी तो सबसे पहली चीज़ जो वह करने की कोशिश करेंगी वह है आपका खून पीना, क्योंकि आपके पास दिव्य ड्रैगन का खून है। आपका दिव्य ड्रैगन खून जीवन शक्ति और ऊर्जा से भरा है। कृपया उसे रोकें नहीं। चूंकि यह पहली बार होगा, महारानी खून पी रही होंगी। एक पिशाच के रूप में उसने कभी किसी का खून नहीं पिया। उसकी बीमारी के कारण उसकी शक्तियां और पिशाच प्रवृत्तियां निष्क्रिय रह गई हैं। एक और बात, आदित्य ने ताबूत को धीरे से खोलने से पहले सिर हिलाया।
तुम क्यों रुकी? एडम ने ज़ोंबी नौकरानी को रुकते हुए देखा, हालांकि उसने कोई जवाब नहीं दिया। इस बीच जैसे ही आदित्य ने ताबूत खोला, उसे लगा कि राजकुमारी तुरंत जाग जाएगी। लेकिन कुछ सेकंड बीत गए, कुछ नहीं हुआ। आदित्य ने राजकुमारी की ज़ोंबी नौकरानी की ओर देखा, किसी जवाब की उम्मीद में। लेकिन जब उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया तो एक जोड़ी लाल आंखें खुलीं। आदित्य ने तुरंत महसूस किया कि राजकुमारी की आभा पहले से थोड़ी अधिक मजबूत हो गई है। ये देखते हुए उसने राजकुमारी की ओर देखा जो भी उसे देख रही थी। वह कुछ नहीं बोली। उसकी लाल आंखें लाल रंग में हल्की चमक रही थीं। उसके पिशाच जैसे नुकीले दांत उगने लगे थे। इस समय वह बहुत कमज़ोर है, कृपया उसकी मदद करें। इस समय एडम को लगा कि यह नौकरानी कुछ महत्वपूर्ण बात छिपा रही है। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 287 राजकुमारी लारा ई। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 287 राजकुमारी लारा ई। एड्स बाय पब फ्यूचर। राजकुमारी लारा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी धड़कनें बढ़ने लगीं। उसकी लाल आंखें लाल रंग में चमक रही थीं। उसके पिशाच जैसे नुकीले दांत बढ़ने लगे। इस समय वह बहुत कमज़ोर है, कृपया उसकी मदद करें। इस समय एडम को लगा कि यह नौकरानी कुछ महत्वपूर्ण बात छिपा रही है। आदित्य के घुटने फर्श को छू रहे थे और वह राजकुमारी लारा के सिर के नीचे अपनी हथेलियां रखने के लिए नीचे झुका। एडम और ज़ॉम्बी नौकरानी चुपचाप देख रहे थे कि आदित्य ने राजकुमारी लारा का सिर धीरे से उठाया। आदित्य ने राजकुमारी लारा के साथ बहुत सावधानी से व्यवहार किया। उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वह इस दुनिया की सबसे नाजुक चीज़ हो। राजकुमारी लारा आदित्य को घूरती रही जबकि उसने अपना सिर उठाया। इससे पहले कि आदित्य राजकुमारी लारा को अपना हाथ दे पाता, वह अचानक हिल गई। आदित्य आसानी से राजकुमारी लारा को चकमा देकर दूर धकेल सकता था, लेकिन ये जानते हुए कि यह महिला कितनी नाजुक है, आदित्य ने कुछ नहीं किया। वह चुपचाप देखता रहा कि राजकुमारी ने अपनी नाजुक और कोमल बाहों को उसके गले में लपेट लिया। हाँ, गहरी सांस लेते हुए अगले ही पल राजकुमारी लारा के नुकीले दांत उसकी गर्दन के दाहिने हिस्से में धंस गए। ये देखकर ज़ोंबी नौकरानी ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें चौड़ी की, फिर उसका चेहरा सामान्य हो गया। इस बीच जैसे ही राजकुमारी लारा के नुकीले दांत उसके शरीर में धंसे, आदित्य का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं, उसका लाल खून उबलने लगा, उसकी पुतलियां ड्रैगन की आंखों में बदल गईं, ऊर्ध्वाधर दरारें दिखाई देने लगीं। इस समय वह जो अनुभव कर रहा था, वह ऐसा कुछ नहीं था जिसके लिए वह तैयार था। जब राजकुमारी ने उसे काटा तो उसके शरीर में खुशी की लहर दौड़ गई। आदित्य ने तो राजकुमारी को धक्का देकर नीचे गिराने और उसके साथ पागलों की तरह व्यवहार करने की भी सोची, लेकिन जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, उसने जल्दी से उसे फेंक दिया और कूड़ेदान में फेंक दिया। वह ऐसा कभी नहीं करेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो वह इस जीवन में कभी नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक पुरुष के रूप में वह कभी भी किसी दूसरी लड़की पर खुद को मजबूर नहीं करेगा। अपने पिछले जन्म में भी, चाहे उसने कितनी भी शक्ति और धन प्राप्त किया हो, उसने हमेशा खुद को नियंत्रित रखना सुनिश्चित किया। इसके अलावा राजकुमारी बेहद कमजोर थी। आदित्य को डर था कि उसका सामान्य स्पर्श भी उसे दर्द देगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। आदित्य इसे महसूस कर सकता था। हर सेकंड के साथ राजकुमारी उसके शरीर से बड़ी मात्रा में खून पी रही थी। चूंकि उसके पास दिव्य ड्रैगन का खून था, इसलिए उसका खून जीवन शक्ति और जीवन शक्ति से भरा हुआ था। उसके ताजे खून की एक बूंद ही किसी इंसान को ड्रैगनियन में बदलने के लिए काफ़ी है। उसका खून पीने के बाद राजकुमारी लारा का शरीर ठीक हो सकता है। आदित्य ने बस मुस्कुराया और फिर धीरे से राजकुमारी लारा के सफ़ेद बालों को सहलाया। जैसे ही उसने उसके बालों को सहलाना शुरू किया, उसके बालों का रंग बदलने लगा, जिससे आदित्य को बहुत आश्चर्य हुआ। राजकुमारी लारा के बालों का रंग धीरे धीरे आधार से बदलने लगा। धीरे धीरे उसके बालों का रंग काला हो गया। आदित्य ने यह भी देखा कि उसके बालों के रंग में बदलाव के साथ साथ उसकी त्वचा भी पहले से बहुत बेहतर दिखने लगी थी। पहले उसकी त्वचा बहुत पीली दिखती थी और ऐसा लगता था जैसे किसी ने उसके शरीर से खून की एक एक बूंद निकाल ली हो, लेकिन अब उसकी त्वचा चमक रही थी। राजकुमारी लारा तब तक आगे बढ़ती रही जब तक आदित्य को खून की कमी से थकान महसूस नहीं होने लगी। इसलिए उसने एक हल्के से धक्का देकर राजकुमारी लारा को आगे बढ़ने से रोक दिया, नहीं तो ये राजकुमारी उसे पूरी तरह से चूस सकती थी और उसे खून से लथपथ कर सकती थी। जैसे ही राजकुमारी लारा ने खून पीना बंद किया, दूर जाने के बजाय उसने उस जगह को चाटा जहां उसने आदित्य को काटा था। अपनी आंखों के कोने से वह राजकुमारी लारा को प्यार से खून की आखिरी कुछ बूंदें चाटते हुए देख सकता है। आदित्य भी 2 काटने के निशानों को तेजी से ठीक होते देखकर हैरान था। मैंने सुना था कि जब वैम्पायर खून पीता है तो उसके काटने के निशान हमेशा बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता था कि इससे उसके काटने के निशान जल्दी ठीक हो जाएंगे। हालांकि आदित्य पहले भी वैम्पायर से मिल चुका था। ये पहली बार था जब उसने वैम्पायर को खून पीते देखा था। उसका ये पहला अनुभव और भी खास था क्योंकि यह उसका खून चूसने का पहला मौका भी था। खून की कुछ बूंदें चाटने के बाद राजकुमारी लारा रुकी नहीं।
वह अभी भी आदित्य को अपनी बाहों में जकड़े हुए थी और उसकी गर्दन को लपेटे हुए थी। लेकिन पहले के विपरीत अब वह महसूस कर सकता है कि राजकुमारी लारा ने अपनी पकड़ में और अधिक ताकत डाल दी है। यह एकमात्र अंतर नहीं था, उसकी नाजुक आभा ने किसी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि राजकुमारी लारा मौत के बहुत करीब है। अब उसकी आभा एक आम इंसान की तरह मजबूत है, हालांकि उसका शरीर अभी भी उतना मजबूत नहीं था। आदित्य को अभी भी उसके साथ धीरे से पेश आने की ज़रूरत है ताकि वह गलती से उसे चोट न पहुंचा दे। राजकुमारी लारा का दिल अब तेजी से धड़कता है, उसका खून बहुत आसानी से और बहुत तेजी से बहता है। क्या मेरे दिव्य रक्त ने उसे थोड़ा ठीक होने में मदद की? आदित्य को लगा कि यह सिद्धांत सच हो सकता है, उसके दिव्य रक्त को पीने से राजकुमारी लारा को मदद मिली है। इस बीच राजकुमारी लारा ने उस जगह को चाटा जहां उसने उसे काटा था और फिर कुछ बार आदित्य के चेहरे को देखा। दूसरी ओर एडम अपनी आंखों के सामने जो कुछ हो रहा था उससे पूरी तरह स्तब्ध था। ज़ोंबी नौकरानी जो राजकुमारी लारा की नौकरानी थी भावुक दिख रही थी। उसके उदासीन चेहरे के विपरीत, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता, इस बार कोई भी उसके चेहरे को देखकर अनुमान लगा सकता है कि वह किन भावनाओं का अनुभव कर रही है। महामहिम और माता महारानी, ऐसा लगता है कि महारानी के जीवन को लंबा करने का वास्तव में कोई तरीका है। महारानी बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकती हैं। यह आदमी महारानी का इलाज है। उसका खून पीकर महारानी एक सामान्य इंसान की तरह अपना जीवन जी सकेंगी। ज़ोंबी नौकरानी अपनी खुशी का वर्णन नहीं कर सकती। जब से राजकुमारी लारा का जन्म हुआ है तब से उसका जीवन दुखी रहा है। एक पिशाच होने के कारण वह खून की एक बूंद भी नहीं पी सकती थी। चाहे महारानी और माता महारानी राजकुमारी लारा को कितना भी खून पिलाने की कोशिश करें, वह उसे पी नहीं पाएगी। अगर वह पी भी लेती तो वह सारा खून अपने पेट से बाहर निकाल देती। राजकुमारी लारा इस बीमारी के कारण कभी भी अपने वैम्पायर रक्त को सक्रिय नहीं कर पाए, लेकिन अब पहली बार उसके वैम्पायर रक्त ने दिव्य रक्त की उपस्थिति में प्रतिक्रिया व्यक्त की। राजकुमारी लारा ने आखिरकार खून पी लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। ज़ॉम्बी नौकरानी इस पल बहुत खुश थी। उसने इस दुनिया में जो 54 साल बिताए वे उसे सार्थक लगे। महारानी को आखिरकार स्वस्थ और पहले से बेहतर होते देख ज़ॉम्बी नौकरानी ने केवल यही कामना की कि काश महामहिम और माता महारानी यहाँ अपनी आंखों से ये सब देख पाते। आदित्य और राजकुमारी लारा कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखते रहे, फिर राजकुमारी लारा ने शर्म से अपना सिर नीचे किया और बहुत ही मीठी और दूधिया आवाज में आदित्य को पुकारा। पति। राजकुमारी लारा द्वारा उसे इतने मधुर और प्यार भरे स्वर में पति पुकारे जाने को सुनकर आदित्य को लगा कि उसके चारों ओर की दुनिया में विस्फोट हो गया है। उसे लगा कि लाखों बिजली उसके ऊपर गिर रही है। इस समय ड्रैगन सम्राट भ्रमित, हैरान और स्तब्ध था। संक्षेप में, उसका दिमाग कुछ सेकंड के लिए गड़बड़ हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। राजकुमारी लारा के एक शब्द ने उसके दिमाग को ठंडा कर दिया। एडम ने भी यह सुना और चौंक गया। राजकुमारी लारा को प्यार से देखते हुए उसका जबड़ा जमीन पर गिर गया और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। क्या हो रहा है? राजकुमारी लारा आदित्य को पति क्यों कह रही है जबकि वे पहली बार मिले हैं? इसका कोई मतलब नहीं है। क्या आदित्य का खून पीने से राजकुमारी लारा मोहित हो गई या क्या? इस समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एडम ने ज़ोंबी नौकरानी की ओर देखा जो अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थी। एडम की नज़र को महसूस करते हुए वह एडम की ओर देखने के लिए मुड़ी। उसने एडम की ओर सिर हिलाया जैसे कि उससे कह रही हो कि तुमने सही सुना। आदित्य ने बिना कुछ कहे लारा को घूरा। उसके चेहरे पर जो भाव थे वे सब कुछ कह रहे थे। दुर्भाग्य से राजकुमारी लारा ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसने आदित्य के चेहरे पर भाव नहीं देखा। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। जब मैं अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बनाऊंगा तो मैं राजकुमारी लारा और कुछ अन्य महिला पात्रों की तस्वीरें अपलोड करूंगा। जब मुझे समय मिलेगा तो मैं अपना डिस्कॉर्ड सर्वर बनाऊंगा। नियमित रूप से अपडेट न कर पाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी परीक्षाएं चल रही हैं। आज मैं 1.5 घंटे पहले घर लौट आया हूँ। मैं इसे एक बड़ा अध्याय बनाना चाहता था लेकिन अंत में मैंने आज के लिए 1500 शब्दों का एक छोटा अध्याय लिखने का फैसला किया। एक और बात, हम इस उपन्यास के 300वें अध्याय के करीब पहुंच रहे हैं। ये पहली बार है जब मैंने इतना बड़ा उपन्यास लिखा है, इसलिए इस उपन्यास का 300वां अध्याय बहुत बड़ा होने वाला है। मैं इस अध्याय को 5000 शब्दों या शायद उससे भी ज़्यादा लंबा बनाने की कोशिश करूंगा। मैंने 10,000 शब्दों का अध्याय लिखने के बारे में सोचा है, लेकिन देखते हैं कि मैं कितने शब्द लिख पाता हूँ। उम्मीद है कि मैं 10,000 शब्दों का अध्याय अपलोड कर पाऊंगा। मैं अभी बहुत थक गया हूँ। निरंतर समर्थन के लिए आप सभी का धन्यवाद। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 288 राजकुमारी लारा ई। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL
ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 288 राजकुमारी लारा ई। सार्वजनिक सुरक्षा के लिए विद्युत सेवाएं। सार्वजनिक सुरक्षा के लिए विद्युत सेवाएं। प्रायोजित इट न्यूज़ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आदित्य ने बिना कुछ कहे लारा को घूरा। उसके चेहरे पर जो भाव थे वे सब कुछ कह रहे थे। दुर्भाग्य से राजकुमारी लारा ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। उसने आदित्य के चेहरे पर भाव नहीं देखा। पति। आदित्य को समझ में नहीं आया कि क्या जवाब दे। पति, अब से कृपया लारा का ख्याल रखना। राजकुमारी लारा ने अपनी आंखें बंद करने और अपना चेहरा उसके सीने में छिपाने से पहले जवाब दिया। आदित्य ने अनजाने में राजकुमारी लारा की नर्म और पतली कमर पर अपने हाथ रख दिए और उसे अपने शरीर के करीब खींच लिया ताकि उसके लिए उस पर झुकना आसान हो जाए। आदित्य ने राजकुमारी लारा की ज़ॉम्बी नौकरानी की ओर कुछ स्पष्टीकरण के लिए देखा, लेकिन नौकरानी ने अपना मुंह खोलने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसने उसे माफ़ी मांगने वाली नज़र से देखा और फिर कहा कि वह बाद में इशारों से सब कुछ समझा देगी। सांस। आदित्य ने ज़ॉम्बी नौकरानी से बाद में पूछने का फैसला किया। अभी उसे इस राजकुमारी की चिंता करनी थी, चूंकि उसने इस ज़ॉम्बी नौकरानी से वादा किया था कि वह उसकी देखभाल करेगा और उसकी रक्षा करेगा। पति, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? राजकुमारी लारा ने आदित्य को कसकर पकड़ते हुए शर्म से पूछा। आदित्य देख सकता था कि वह लाल हो गई थी। वह शर्मा रही थी। उसे इतनी शर्मा रही थी कि वह आदित्य की ओर देख नहीं पा रही थी। फिर भी जब भी वह आदित्य को पति कहती तो उसकी आवाज़ में असीम प्रेम और कोमलता भर जाती। मेरा नाम आदित्य बेनेट है। राजकुमारी लारा, आपसे मिलकर खुशी हुई। राजकुमारी लारा ने शर्मीलेपन से अपना सिर हिलाया और फिर उत्सुकता से अपने दाईं ओर खड़े लोगों को देखा। राजकुमारी ने देखा कि एक लंबा, तगड़ा आदमी तलवार लेकर खड़ा था। उस आदमी के बगल में खड़ा व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वह जानती थी। कुछ सेकंड के लिए लारा पहचान नहीं पाई कि यह व्यक्ति कौन है, लेकिन अजीब बात यह है कि उसे बहुत परिचित लगा। कुछ सेकंड तक उसे घूरने के बाद राजकुमारी लारा ने आखिरकार पहचान लिया कि यह व्यक्ति कौन था। लारा उस व्यक्ति को कैसे भूल सकती है जो उसके जन्म से ही उसकी देखभाल कर रहा है। रोज़, क्या ये तुम हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो उसका नाम रोज़ है। आदित्य और एडम ने मन ही मन यही सोचा। रोज़ को देखकर राजकुमारी लारा आदित्य की बाहों से बाहर निकल आए। हालांकि उसे उसकी बाहों में रहना अच्छा लग रहा था। वह धीरे धीरे रोज़ की ओर बढ़ने लगी। इस बीच ज़ॉम्बी लड़की के चेहरे पर भाव आखिरकार टूट गए। महारानी के पास जाने से पहले उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोज़ महारानी के जन्म से ही उनकी देखभाल कर रही है। जब से उन्हें याद है, रोज़ राजकुमारी लारा के साथ रही है। यहाँ तक कि जब राजकुमारी लारा इस दुनिया में आई थीं, तब भी रोज़ महारानी की देखभाल करने के लिए स्वेच्छा से आगे आई थीं। राजकुमारी लारा को ऐसा लग सकता है कि जैसे बहुत समय नहीं बीता है, लेकिन रोज़ के लिए तो 54 साल बीत चुके थे। उसने 54 साल इस दुनिया में अकेले बिताए, बिना किसी बातचीत के। एकमात्र चीज़ जिसने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया वह है महारानी। राजकुमारी लारा के सामने चलते हुए रोज़ ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई। हालांकि राजकुमारी लारा ने उसे खड़ा किया और फिर उसने रोज़ को गले लगा लिया। दोनों ने खुशी के आंसू बहाते हुए एक दूसरे को गले लगाया। खास तौर पर राजकुमारी लारा के लिए चीज़ें बहुत मुश्किल थीं। वह उम्मीद कर रही थी कि वह जागने के बाद अपने माता पिता को देख पाएगी, लेकिन ऐसा लगता है कि भविष्यवाणी सच हो गई। राजकुमारी लारा को गले लगाने के बाद रोज़ ने किसी तरह खुद को शांत किया। महारानी, एक बात है जो आपको जाननी चाहिए। रोज़ को ये दर्दनाक और कड़वे शब्द कहते हुए घुटन महसूस हुई जो उसकी महिला के मासूम दिल को चकनाचूर कर देने वाले थे। मुझे पता है। रोज़ ने गहरी हैरानी में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इस बीच आदित्य और एडम को कुछ भी पता नहीं था कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कैसे? रोज़ ने हैरानी भरे चेहरे से पूछा। राजकुमारी लारा ने जल्दी से अपने चेहरे से आंसू पोंछे और फिर उदास स्वर में कहा, मुझे हमेशा के लिए सुला देने से एक सप्ताह पहले दृष्टा ने एक भविष्यवाणी प्रकट की थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कौन सी भविष्यवाणी? आदित्य ने राजकुमारी लारा की ओर चलते हुए भ्रमित भाव से पूछा। भविष्यवाणी में ये पता चला था कि भविष्य में महान तारों वाला आकाश साम्राज्य नष्ट होने वाला था। एक दिन एक शक्तिशाली लाल ड्रैगन बर्फीले टूटे हुए खंडहर में आएगा और मुझे जगाएगा। वह शक्तिशाली लाल ड्रैगन मेरा भावी पति होगा और वही मेरी बीमारी का इलाज खोजेगा। रोज़ के चेहरे पर हैरान और आश्चर्यचकित भाव ने आदित्य को बताया कि यह ज़ॉम्बी नौकरानी वास्तव में कुछ नहीं जानती थी। ये भी एक तरह से समझाता है कि राजकुमारी लारा ने उसे पति क्यों कहा। मैं उन लोगों में से था जो दृष्टा या भविष्यवक्ता या भविष्यवाणियों में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन इस दुनिया में आने के बाद मुझे भविष्य के कई दर्शन हुए। हर बार मैं भविष्य की घटनाओं के बारे में अपने ज्ञान से भविष्य को बदलने में कामयाब रहा। मुझे लगता था कि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो भविष्य देख सकता है, लेकिन अब मैं दो ऐसे प्राणियों से मिला हूं या उनके बारे में सुना है जो भविष्य की झलक देख सकते हैं। पहला मेरे दादाजी का सबसे अच्छा दोस्त है, वह ओरिजिन ड्रैगन में से एक है और उसका नाम माइकल है। दूसरा वह दृष्टा है जिसके बारे में लारा बात कर रही है। आदित्य को भविष्य की चिंता होने लगी थी। माइकल ने उसे चेतावनी दी कि आदित्य जैसे शक्तिशाली प्राणी आने वाले हैं।
ये समझाना मुश्किल है, लेकिन मैं हर उस व्यक्ति को देख पा रहा था जो बर्फीले टूटे हुए खंडहर में घुसा था। मैंने अपने पति को अपने किसी करीबी से लड़ते हुए देखा। मैंने उसे खुद से लड़ते हुए देखा। मैंने उसे मैनेटर से लड़ते हुए देखा। मैंने सब कुछ देखा। ये सुनकर आदित्य एक बार चौंक गया, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया कि यह 6 सितारा सरणी की साइड पावर में से एक होनी चाहिए जिसे लारा को हमेशा के लिए सोने के लिए बनाए रखा गया था। शाही पिता ने वादा किया था कि वह भविष्य को बदलने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि जब तक मैं जाग न जाऊं तब तक वह और अन्य लोग जीवित रहें। लेकिन ऐसा लगता है कि शाही पिता भविष्य को नहीं बदल सकते। भविष्यवाणी सच हो रही है। महारानी माँ ने मुझे भविष्यवाणी के बारे में किसी को बताने से मना किया क्योंकि इससे दहशत फैल जाएगी। लारा अपने पिता और अपने परिवार के बारे में बात करते समय उदास दिखीं। उसके लिए एक बिल्कुल अलग समय और युग में जागना आसान नहीं था जहां उसका परिवार, दोस्त, रिश्तेदार और यहां तक कि उसका साम्राज्य भी मौजूद नहीं है। आदित्य ने लारा का हाथ थामा और फिर उसे देखकर धीरे से मुस्कुराया। चूंकि मैं तुम्हारा भाग्यवान हूं, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर राजकुमारी लारा थोड़ा शर्मा गई और फिर अपना सिर नीचे कर लिया। 1300 साल पहले आदिम दुनिया के समाज अब से बहुत अलग थे। माँ महारानी ने अपनी सभी बेटियों को अपने पति से प्यार करना और उनका सम्मान करना सिखाया है। इसमें राजकुमारी लारा भी शामिल हैं। जब से उसने सुना कि वह जागने पर अपने पति से मिलने जा रही है, तब से वह खुद को सबसे अच्छी पत्नी बनने के लिए तैयार कर रही है। राजकुमारी लारा ने हमेशा अपने भावी पति से प्यार, सम्मान, समर्थन और खुद को समर्पित करने का मन बना लिया था, भले ही उसका भावी पति इस ग्रह पर सबसे बदसूरत पुरुषों में से एक क्यों न हो। उसके लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पति की 100 पत्नियां हैं, जब तक उसका पति उसकी देखभाल करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पति इस ग्रह पर सबसे दुष्ट व्यक्ति था या महाद्वीप का सबसे क्रूर राजा। वह भी अपने पति से प्यार, सम्मान, समर्थन और खुद को समर्पित करने जा रही थी। अपने जीवन में राजकुमारी लारा को उसके पिता के अलावा किसी अन्य पुरुष ने कभी नहीं छुआ। राजकुमारी लारा ने अपने भाइयों के अलावा शायद ही कभी अन्य पुरुषों के साथ बातचीत की हो। जब उसने वैम्पायर के रूप में आदित्य का खून पीने के दौरान होश संभाला तो उसे तुरंत आदित्य के खून के स्वाद से प्यार हो गया। उसका खून सबसे स्वादिष्ट चीज़ थी जिसे उसने कभी पिया था। दूसरी चीज़ जिससे उसे प्यार हुआ वह थी उसके पति की खुशबू। ये बहुत ही नशीली थी। तीसरी चीज़ जिससे उसे प्यार हुआ वह था उसके पति का चेहरा। हो सकता है कि उसका पति ग्रह पर सबसे सुंदर आदमी न हो, लेकिन उसकी नज़र में उसका पति सबसे सुंदर आदमी था। राजकुमारी लारा को बहुत अच्छा लगा कि वह उसके साथ कितना कोमल था। उसे बहुत अच्छा लगा कि वह कितना ख्याल रखता था। उसे बहुत अच्छा लगा कि कैसे उसके पति ने उसका हाथ थाम लिया जब वह अपने परिवार को खोने के गम में थी और उसका साथ दिया। हालांकि उसे अपने पति और अपने भाग्यवान से मिले हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे, लेकिन वह पहले से ही बहुत खुश थी। राजकुमारी लारा को सिर्फ यही बात दुखी करती है कि वह अपने पति का कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। वह अपने पति के लिए एक आदर्श पत्नी भी बनना चाहती थी। वह उसके लिए खाना बनाना चाहती थी। वह सब करना चाहती थी जो एक पत्नी अपने पति के लिए करती है। दुर्भाग्य से उसकी बीमारी उसे ऐसा कुछ भी करने से रोकती है। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा। मुझे यह अध्याय लिखने में बहुत मज़ा आया। यह आग कुछ और अध्यायों में समाप्त होने वाला है। उसके बाद हम स्टारिन साम्राज्य में वापस आएंगे और दूसरे आग के साथ आगे बढ़ेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 289 मनुष्यभक्षी चीज आए। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 289 मैनेटर थिंग आई एड्स बाय पब फ्यूचर। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। नरभक्षी राक्षस जल्द ही यहाँ आ जाएगा। रोज़ ने आदित्य की ओर देखा। उसे वाकई उम्मीद थी कि आदित्य इस राक्षस को हरा पाएगा और महारानी को इस दुनिया से बाहर ले जाएगा। मानवभक्षी राक्षस ये जान सकता है कि महारानी ने किसी को जगाया है या नहीं। अगर मानवभक्षी राक्षस को नहीं मारा गया तो हम इस दुनिया में फंस जाएंगे। रोज़ को तब भी झटका लगा जब उसने एक मध्य तीसरे क्रम के साधक को एक नौसिखिए छठे क्रम के राक्षस से लड़ते देखा। आदित्य एक ऐसे प्राणी से लड़ रहा था जो उसकी साधना रैंक से 3 क्रम ऊपर था। आदित्य ने लारा का दाहिना हाथ धीरे से पकड़ा और फिर एक दृढ़ निश्चयी नज़र से अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं इस प्राणी को हराना सुनिश्चित करूंगा। पिछली बार मेरे हमले ने इसे लगभग हरा दिया था, लेकिन इसके पुनर्जनन ने इसकी जान बचाई। मुझे इसके पुनर्जनन के बारे में कुछ करना होगा। आदित्य के 2 सबसे मजबूत कौशल इन्फर्नो ओवरड्राइव और क्रिम्सन लाइटनिंग ब्लिंक थे। उसके दोनों कौशल वर्तमान में कूलडाउन प्रभाव में थे। यदि वह अपने कौशल में से किसी एक का उपयोग कर सकता है तो वह आसानी से राक्षस के जीवन को समाप्त कर सकता है।
मैनेटर राक्षस किसी भी तरह की चोट से 3 बार पुनर्जीवित हो सकता है, उसके बाद उसकी पुनर्जनन क्षमता बंद हो जाती है। चूंकि आप मैनेटर राक्षस को पहले ही एक बार घायल कर चुके हैं, इसलिए आपको उसे स्थायी रूप से मारने से पहले उसे 2 बार गंभीर रूप से घायल करना होगा। सांस, यह मुश्किल होने वाला है। आदित्य ने राजकुमारी लारा का हाथ थामते हुए सोचा। इस राक्षस को सिर्फ एक बार घायल करने से उसका सारा मान चला गया। मुझे नहीं पता कि एक ही हमला 2 बार काम करेगा या नहीं। मैनेटर राक्षस बहुत बुद्धिमान है। शुरुआती छठे क्रम का राक्षस होने के कारण इसकी बुद्धिमत्ता बहुत अधिक है। ये लड़ाई के दौरान अपने प्रतिद्वंद्वी से सीख सकता है और काउंटर के बारे में सोच सकता है। गर्जन, ये यहाँ है। आदित्य राक्षस की उपस्थिति को महसूस करने वाला पहला व्यक्ति था। एडम इसे महसूस करने वाला दूसरा व्यक्ति था। फिर रोज ने इसकी उपस्थिति को महसूस किया, लेकिन लारा इसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकी क्योंकि वह एक साधक नहीं थी। तुम तीनों यहीं रुको, मैं इस राक्षस से निपटने के बाद वापस आऊंगा। लारा जवाब में कुछ कहने ही वाली थी कि आदित्य गायब हो गया था। कृपया अपना ख्याल रखें। अपनी तीव्र इंद्रियों के साथ आदित्य ने राजकुमारी लारा की आवाज़ सुनी और फिर तैरते हुए द्वीप से उड़ गया। उसी समय गहरे लाल रंग के बिजली के बोल्ट वाले काले बादल आसमान को ढकने लगे। कुछ सेकंड बाद एक बड़ा तूफान आया। डिंग, स्टॉर्म मार्शल क्लास का निष्क्रिय बूस्ट सक्रिय हो गया है। मेज़बान का मान अस्थायी रूप से 50% बढ़ गया है। बिजली और हवा प्रकार के हमलों की शक्ति 50% बढ़ गई है। आपकी चपलता 300 जोड़ बढ़ गई है। एड्स बाय पब फ्यूचर, तूफान उड़ान, बिजली कवच, क्रिम्सन लाइटनिंग डैश। डिंग, आपने स्टॉर्म फ्लाइट को सक्रिय कर दिया है। तूफान के कारण स्टॉर्म फ्लाइट से मिलने वाली चपलता दोगुनी हो गई है। आपने 200 जोड़ चपलता अंक प्राप्त कर लिए हैं। डिंग, आपने लाइटनिंग आर्मर सक्रिय कर लिया है। आपकी रक्षा बढ़ गई है। आपने 100 जोड़ ताकत प्राप्त कर ली है। डिंग, आपने क्रिम्सन लाइटनिंग डैश को सक्रिय कर दिया है। प्रति सेकंड 20 जोड़ मैना का उपभोग करके आपने 200 जोड़ चपलता अंक प्राप्त किए हैं। ड्रैगन रूपांतरण, जैसे ही आदित्य द्वीप से उड़े उनका शरीर बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में उनका शरीर बदल गया। उन्होंने अपना दिव्य क्रिम्सन स्टॉर्म ड्रैगन रूप धारण कर लिया। सहज ज्ञान से ड्रैगन सम्राट ने एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई जिससे एक बड़ी शॉकवेव उत्पन्न हुई। गर्जन, आदित्य अपने ड्रैगन रूप में था। आदित्य का ड्रैगन रूप 50 मीटर आकार का था। उसके पास 2 बड़े मजबूत सुंदर क्रिम्सन ड्रैगन पंख थे। उसकी भुजाएं ड्रैगन के पंजे में बदल गईं। उसके पंजे सफ़ेद रंग के थे। उसका पूरा शरीर मोटे लाल रंग के शल्कों से ढका हुआ था। उसकी आंखें गहरी थीं और उसकी पुतलियां खड़ी दरारों के साथ लाल रंग की थीं। उसके सिर के ऊपर 2 बड़े सीधे सींग थे। उसके दांत सफ़ेद और बहुत बड़े थे। जब वह सांस लेता था तो उसकी नाक के पास लाल रंग की छोटी छोटी लपटें उठती थीं। उसकी जीभ लाल रंग की थी। उसकी पूंछ का सिरा लाल रंग की लपटों में जल रहा था। उसके शरीर के चारों ओर लाल रंग की बिजली चमक रही थी। उसका विशाल शरीर बिजली की तरह तेजी से हिल रहा था। डिंग, जैसे ही आप अपने ड्रैगन रूप में परिवर्तित हो गए हैं, मैना को छोड़कर आपके सभी आंकड़े दोगुने हो गए हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर। डिंग, आपकी मैना रिकवरी गति 60% बढ़ गई है। डिंग, आपके आधार आंकड़ों में 500 जोड़ अतिरिक्त चपलता जोड़ दी गई है। आदित्य अपने ड्रैगन रूप में अपनी पूरी गति से पूर्व दिशा में उड़ गया। 1 मिनट बाद आदित्य एक विशालकाय राक्षस के सामने रुक गया। राक्षस का आकार वास्तव में बहुत बड़ा था। राक्षस लगभग 500 मीटर लंबा था। राक्षस 500 मीटर लंबे इंसान जैसा दिख रहा था। राक्षस की त्वचा पीली सफ़ेद और पुतलियां लाल थीं। हालांकि इंसानों जैसे बाल होने के बजाय राक्षस के पास अनगिनत सांप थे। इस राक्षस को देखकर आदित्य को मेडुसा नाम की एक महिला की याद आई जिसके बाल भी सांपों में बदल गए थे। चलो इसे खत्म करते हैं। राक्षस ने आदित्य पर हमला करने से पहले एक और जोरदार दहाड़ लगाई। ड्रैगन सम्राट भी पीछे नहीं हटा। वह भी अपनी पूरी गति से राक्षस की ओर उड़ गया। उसी समय उसने एडमांटाइट डूम ब्लेड भी निकाल लिया। दूर से एडम, रोज और लारा ने देखा कि जब आदित्य और मैनेटर राक्षस के हमले आपस में टकराए तो एक बहुत बड़ी शॉकवेव फैल गई। आदित्य ने एडमांटाइट डूम ब्लेड में अपना मैना डाला जिससे एडमांटाइट डूम ब्लेड गहरे लाल रंग में चमकने लगा। उसने मैनेटर राक्षस पर एडामांटाइट डूम ब्लेड को घुमाने से पहले जोर से दहाड़ लगाई। राक्षस ने अपने दाहिने हाथ से आदित्य के हमले को रोक दिया। आदित्य को आश्चर्य हुआ कि राक्षस का शरीर हीरे की एक परत से ढका हुआ था। हीरे ने उसके शरीर को और भी मजबूत और टिकाऊ बना दिया था। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो इस हीरे की खाल को तोड़ दे। आदित्य ने अपना मुंह खोला और नरभक्षी राक्षस पर लाल आग की किरण छोड़ी। राक्षस ने अपना चेहरा बचाने के लिए अपने दोनों हाथ उसके चेहरे के सामने रख दिए। आदित्य ने इस अवसर का उपयोग एक और सशक्त आक्रमण करने के लिए किया। क्रोधित बिजली मंत्र, दरार। एड्स बाय पब फ्यूचर। लारा, रोज और एडम तीनों महल से बाहर आ गए थे और द्वीप के किनारे पर खड़े होकर आदित्य और मैनेटर राक्षस के बीच की लड़ाई देख रहे थे। तीनों ने अपने सिर उठाए, तभी उन्हें बादलों में बिजली चमकने की तेज आवाज सुनाई दी। आखिर क्या हो रहा है? रोज ने अविश्वास भरी नजर से पूछा। लारा और रोज की तुलना में एडम अपेक्षाकृत शांत था क्योंकि उसने पहले भी ऐसा कुछ देखा था।
मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन आदित्य जो भी करने जा रहा है उससे निश्चित रूप से अराजकता पैदा होगी। एडम को लगा कि उसका खून उत्तेजना में उबल रहा है। आदित्य को लड़ते देखना हमेशा रोमांचक होता है। जब आदित्य लड़ता है तो उसे अपने आसपास की परवाह नहीं होती। जब वह लड़ता है तो आसपास का माहौल नष्ट हो ही जाता है। ये सौभाग्य की बात थी कि वे उसके तैरते हुए द्वीप पर थे, अन्यथा अगर वे जमीन पर होते तो उन्हें अभी भागना पड़ता। रोज और लारा ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली क्योंकि उन्होंने काले बादलों के चारों ओर बिजली के अनगिनत बोल्ट टिमटिमाते देखे। बिजली के बोल्ट 7 अनोखे रंगों के थे, लेकिन अचानक सभी बिजली के बोल्ट जो सांपों की तरह बादलों में तैर रहे थे एक ही दिशा में बढ़ने लगे। एडम, लारा और रोज की चौंकती निगाहों के नीचे सभी बिजली के बोल्ट एक विशाल इंद्रधनुषी रंग की बिजली के बोल्ट में मिल गए। ये लो, आदित्य ने मैनेटर राक्षस पर एडमांडाइट डूमब्लेड को सीधा घुमाया। राक्षस ने आसानी से उसके हमले को रोक दिया। आदित्य ने देखा कि जब से मैनेटर राक्षस ने अपने शरीर को हीरे की खाल से ढका है तब से उसकी गति थोड़ी धीमी हो गई है। टकराना, धातु की तेज आवाज सुनाई दी। आदित्य की ड्रैगन भुजाएं कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो गईं। जैसा कि आदित्य को उम्मीद थी, हमले से राक्षस की त्वचा पर एक भी दरार नहीं आई। इस बीच राक्षस ने आदित्य के चेहरे पर मुक्का मारा। आदित्य उस भूसे से बच नहीं सका। उसे दर्दनाक भूसा लगा और उसका शरीर जमीन पर गिर गया, लेकिन फिर वह जल्दी से राक्षस से दूर चला गया। नरभक्षी राक्षस हैरान था कि आदित्य क्यों दूर जा रहा है, लेकिन जब उसने कुछ देखा, उसने अपना सिर उठाया और आसमान में काले बादलों की ओर देखा। आदित्य ने नरभक्षी राक्षस को अपने सिर के ऊपर चमकती हुई इंद्रधनुषी बिजली को देखकर थोड़ा कांपते हुए देखा और मुस्कुराया। आपको कामयाबी मिले। बूम, गर्जन। जैसे ही इंद्रधनुषी बिजली राक्षस के सिर पर गिरी, मैनेटर राक्षस ने दर्द भरी चीख निकाली। राक्षस का पूरा शरीर कांप उठा। उसके शरीर की रक्षा करने वाली हीरे की खाल धीरे धीरे टूटने लगी। कुछ सेकंड बाद हीरे की खाल पूरी तरह से टूट गई और इंद्रधनुषी बिजली बिना किसी सुरक्षा के राक्षस की खाल तक पहुंचने में सक्षम हो गई। योजक चिन्ह, 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 योजक चिन्ह। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। पिछले 2 दिनों से अपलोड न कर पाने के लिए मुझे खेद है। आखिरकार मेरी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। मैं और अध्याय लिखने में समय दे पाऊंगा। मुझे पता है कि इस महीने मैं नियमित रूप से अपडेट नहीं कर पा रहा हूं। यह इस महीने का आखिरी मौका होगा। मैं उन सभी दिनों की भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा जब मैंने अतिरिक्त अध्याय अपलोड करके अपलोड नहीं किया। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास ड्रैगन मोनार्क सिस्टम अध्याय 290 आदित्य बनाम मैनेटर द्वितीय। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL ड्रैगन मोनार्क सिस्टम 290 आदित्य बनाम मैनेटर ई। एड्स बाय पब फ्यूचर। जैसे ही इंद्रधनुषी बिजली राक्षस के सिर पर गिरी, मैनेटर राक्षस ने दर्द भरी चीख निकाली। राक्षस का पूरा शरीर कांप उठा। उसके शरीर की रक्षा करने वाली हीरे की खाल धीरे धीरे टूटने लगी। कुछ सेकंड बाद हीरे की खाल पूरी तरह से टूट गई और इंद्रधनुषी बिजली बिना किसी सुरक्षा के राक्षस की खाल तक पहुंचने में सक्षम हो गई। जब लारा ने मनुष्यभक्षी राक्षस की तेज और दर्दनाक चीख सुनी तो उसने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए। जब सब कुछ शांत हो गया तो आदित्य ने पाया कि नरभक्षी राक्षस एक गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ है। गड्ढा 100 मीटर गहरा और 500 मीटर चौड़ा लग रहा था। इस हमले में आदित्य ने अपने कुल मन का लगभग आधा हिस्सा इस्तेमाल कर लिया था। राक्षस का शरीर बहुत बुरी हालत में था। मैनेटर राक्षस के सिर पर पल रहे सभी सांपों को भून दिया गया था। मैनेटर की खोपड़ी कुचल गई थी। उसका शरीर दरारों से भरा हुआ था और जल गया था। यह आश्चर्य की बात है कि यह राक्षस इस हमले से कैसे बच गया। 5 सेकंड भी नहीं बीते थे कि आदित्य ने देखा कि नरभक्षी का शरीर तेजी से पुनर्जीवित हो रहा है। उसकी टूटी खोपड़ी तेजी से ठीक होने लगी। उसकी जली हुई त्वचा तेजी से ठीक होने लगी और सामान्य होने लगी। उसके सिर पर पल रहे सांप फिर से जीवित होने लगे। आदित्य ने एक और मैना रिकवरी गोली निकाली और उसे खा लिया क्योंकि वह जानता था कि राक्षस को मारने के लिए उसे एक और शक्तिशाली हमला करना होगा। जैसे ही नरभक्षी ठीक हो रहा था, राक्षस ने अपना ध्यान आदित्य की ओर लगाया। राक्षस अब पहले से भी ज्यादा उग्र दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे आदित्य उसका प्राणघातक दुश्मन हो। राक्षस अब आदित्य से बहुत नफरत करने लगा था। गर्जन। नरभक्षी ने एक और जोरदार दहाड़ लगाए। आदित्य राक्षस के प्रति उसके अपार क्रोध और घृणा को महसूस कर सकता है। दरार। एड्स बाय पब फ्यूचर। अचानक जमीन से 1000 से ज्यादा सफेद विशालकाय सांप हवा में उड़े। आदित्य, जो उस समय जमीन से 100 मीटर ऊपर उड़ रहा था, उसे अचानक कुछ महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि 1000 सफेद सांप उसकी ओर बढ़ रहे थे। इससे पहले कि आदित्य बच पाता, सांपों ने उसके पैरों को काट लिया और आदित्य को जमीन पर घसीट लिया।
जब सांपों ने आदित्य के पैरों को काटा तो सांपों ने आदित्य के खून में अपना जहर भी डाल दिया। हालांकि ड्रैगन सम्राट पर सांपों का जहर असर नहीं कर पाया, लेकिन इतने सारे सांपों के काटने से आदित्य को लगा कि उसके पैर अंदर से फट रहे हैं। आदित्य खुद को जमीन पर गिरने से नहीं रोक सका। बूम! उसके गिरते ही हजारों सांप उसके शरीर के चारों ओर लिपट गए, जिससे आदित्य हिल नहीं पा रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि नरभक्षी 100 मीटर दूर खड़ा था। राक्षस हमला करने के लिए तैयार था। नरभक्षी राक्षस आदित्य की दिशा में भागने लगा। ये देखकर आदित्य ने स्वयं को उन सफ़ेद सांपों से मुक्त करने का प्रयास किया जो उस समय उसके पूरे शरीर को जकड़े हुए थे और उसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। ये देखकर कि वह समय रहते स्वयं को मुक्त नहीं कर सकता, आदित्य ने तूफानी बादलों में चमकती लाल बिजली को नियंत्रित किया। इससे पहले कि आदमखोर आदित्य तक पहुंच पाता, 1 सेकंड में ही 100 से ज्यादा लाल बिजली की चमक आदमखोर राक्षस पर गिरने लगी। हालांकि 1 सेकंड रुकने के बाद आदमखोर आदित्य की ओर भागने लगा। ये देखकर आदित्य ने बिना समय गंवाए ड्रैगन पैलेस बनने के बाद प्राप्त नई स्किल को सक्रिय कर दिया। ड्रैगन सम्राट का डोमेन। ड्रैगन सम्राट का शरीर लाल हो गया। उसके शरीर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। उसके शरीर के चारों ओर भयंकर लाल बिजली चमकने लगी। आदित्य का शरीर इतना गर्म हो गया था कि उसे जकड़े हुए सफ़ेद सांप 1 सेकंड में राख में बदल गए। इसी समय स्वर्ग में भी उथल पुथल मच गई। आदित्य के शरीर में परिवर्तन के साथ ही धरती पर अराजक लाल बिजली की बारिश होने लगी। धरती का तापमान तेजी से बढ़ने लगा। इस दुनिया के निर्माण के समय से ही मौजूद बर्फ और पाला पिघलने लगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। उसी समय आदित्य से एक लाल चपटा गोला फैलने लगा। लाल चपटा गोला हर दिशा में फैल गया, 10,000 मीटर की परिधि को कवर करता हुआ। नरभक्षी राक्षस भी लाल चपटे गोले के अंदर था। आदमखोर राक्षस को अचानक डर लगा जब उसने आदित्य को देखा। राक्षस को महसूस हुआ कि आदित्य की आभा तेजी से बढ़ रही है। आदित्य और भी ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। आदित्य ने एडमांटाइट डूम ब्लेड को पकड़ लिया और फिर गायब हो गया। इससे पहले कि मैनेटर राक्षस कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, ड्रैगन सम्राट मैनेटर राक्षस के पीछे टेलीपोर्ट हो गया था। 5. ये तुम्हारे बेवकूफ़ी भरे पुनर्जन्म का अंत है। एडमांटाइट डूम ब्लेड क्रिम्सन ब्लेज और क्रिम्सन लाइटनिंग में नहाया हुआ था। इस समय जब आदित्य ने एडमांटाइट डूम ब्लेड को मैनेटर मॉन्स्टर पर तिरछे घुमाया तो पूरी दुनिया क्रिम्सन चमक में नहाती हुई दिखाई दी। बूम! एडम, रोज और लारा ने केवल एक ही चीज देखी, वह थी तिरछी लाल लौ, जिसके बाद सब कुछ विस्फोट हो गया और उनकी दृष्टि अंधी हो गई। 4. बस इतना ही काफ़ी है। अब मैं गिर नहीं सकता। जब तक मेरे पास मौका है मुझे इस राक्षस को नीचे गिराना ही होगा। आदित्य को लगा कि उसकी हड्डियां टूटने लगी हैं, क्योंकि उसने हर तरह से मैनेटर राक्षस पर हमला किया। उसे अपने शरीर का वजन खुद को कुचलता हुआ महसूस हो रहा था। आदित्य को अपने शरीर की स्थिति की परवाह नहीं थी। उसने एडमांटाइट डूम ब्लेड को कसकर पकड़ लिया और मैनेटर को घूरता रहा, क्योंकि राक्षस का शरीर तेजी से पुनर्जीवित हो रहा था। आदित्य ने हमला नहीं किया क्योंकि वह जानता था कि जब राक्षस पुनर्जीवित हो रहा हो तो उस पर हमला करने से वह नहीं मरेगा। 3. एड्स बाय पब फ्यूचर। समय बीत रहा है, आदित्य ने सोचा, जब उसने देखा कि राक्षस की हड्डियां ठीक होने लगी हैं और एक दूसरे से जुड़ने लगी हैं। उसी समय नरभक्षी ने पलटकर आदित्य की ओर देखा। 2. जैसे ही राक्षस की हड्डियों पर मांसपेशियां और त्वचा बनी, पुनर्जनन पूरा हो गया, मैनेटर ने प्रतिक्रिया की। मैनेटर ने अपने दाहिने हाथ में मैना इकट्ठा किया जो अभी भी ठीक हो रहा था। 1. आदित्य ने कोई हरकत नहीं की। यह आखिरी क्षण था जब उसका सारा मन खत्म हो गया। यह इस युद्ध का अंतिम निर्णायक क्षण था। ये क्षण ये तय करने वाला था कि कौन जीवित बचेगा। टकराना। आदित्य को खून की खांसी आ गई क्योंकि नरभक्षी का दाहिना हाथ आदित्य के दाहिने दिल में घुस गया। राक्षस की दाहिनी हड्डी उसके दिल में घुस गई और पीछे से बाहर आ गई। इस पल आदित्य लगभग बेहोश हो गया था, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। यह आखिरी सेकंड बहुत महत्वपूर्ण था। उल्टी गिनती 0 होने से पहले आदित्य को राक्षस पर वार करना था। भाग्य आदित्य के पक्ष में लगता है क्योंकि राक्षस का पुनर्जन्म रुक गया है। आदित्य ने एडमांटाइट डूम ब्लेड को पकड़ लिया और राक्षस के दिल में काली तलवार घुसा दी, ठीक वैसे ही जैसे राक्षस ने अपना दाहिना हाथ उसके दिल में घुसा दिया था। टकराना। गर्जन। जैसे ही एडामांटाइट डूम ब्लेड ने मैनेटर के हृदय में प्रवेश किया, राक्षस दर्द और पीड़ा से चिल्ला उठा। 0. आदित्य ने अचानक अपनी सारी ताकत खो दी। वह एडमांटाइट डूम ब्लेड को भी पकड़ कर नहीं रख सकता था क्योंकि वह अपनी सारी ताकत खो चुका था। उसी समय उसके शरीर पर लाल चमक गायब होने लगी। उसके शरीर के चारों ओर चमकने वाली हिंसक लाल बिजली फीकी पड़ने लगी। 10,000 मीटर तक फैला सपाट लाल गोला भी फीका पड़ने लगा। आदित्य के सिर के ऊपर तूफानी बादल और बिजली की लाल धारें भी शांत होकर गायब होने लगीं। ये लड़ाई खत्म हो गई थी। मैं जीत गया। यह आखिरी बात थी जो आदित्य ने अपनी आंखें बंद करने से पहले सोची। उसी समय राक्षस का शरीर टूटने लगा। राक्षस के पूरे शरीर पर दरारें दिखाई देने लगीं। आदमखोर राक्षस आदित्य पर दहाड़ने लगा, इससे पहले कि उसका पूरा शरीर कांच की तरह टूटने लगे। योजक चिन्ह 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 योजक चिन्ह।
वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। वास्तव में उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो बहुमूल्य गोल्डन टिकट के साथ समर्थन भेजते हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इसे जारी रख सकते हैं। एड्स बाय पब फ्यूचर, संपर्क टॉस साइड मैप दान करें।